ठीक है, तो 4:45 से आप लोगों की फिजिक्स की क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 4:45 से तो अपने पास 1.5 आवर की क्लास रहेगी, और जब मुझे थोड़ा एक्सटेंड करना हो तो पहले मैं बोल दूंगी सोफिया मैम को कि आप अपनी क्लास थोड़ा सा लेट स्टार्ट, ठीक है। बट आज मैं 1.5 घंटा ही लूंगी। तो आई होप कि आप लोगों ने निकाल ली हो एनसीईआरटी की बुक, ग्रुप नंबर 15। ओल्ड एनसीईआरटी में मिलेगा आपको, न्यू एनसीईआरटी में नहीं है ये, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि मैम ये तो फिर आएगा ही नहीं, तो पी ब्लॉक तो आने वाला है, ठीक है। एंड 2-3 क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। ओके, तो बेसिकली जो भी एक्सेप्शंस है उसको मार्क करने वाले हैं, अपना समझने वाले हैं। और क्वेश्चंस लास्ट क्लास के लास्ट में तुम्हारा 7 मार्क्स का नहीं है अर्पिता, ओल्ड एनसीईआरटी, तो बच्चे फिर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें से पढ़ना पड़ेगा। अब तुम परचेज तो क्या ही करोगी, ठीक है, उसमें से कर लेना। और होनी तो चाहिए थी बेटा, किसी से अगर मिलती हो ओल्ड एनसीईआरटी तो देख लेना, सबको बोल रही हूँ, ठीक है। वेटेज ये है इस चैप्टर की, तो इम्पोर्टेंट है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। और बेटा मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जो एनएमसी ने सिलेबस रिड्यूस किया है या जो सिलेबस में डाला है पी ब्लॉक में, वो काफी कम है, ठीक है। मतलब उसने कुछ मोटी मोटी बातें लिख दिया, हाँ ये है। यहाँ पे अमीन्स क्यों लिखा हुआ है, पी ब्लॉक है भाई ये, ठीक है। हाँ, तो अपने को ना क्या करना है, वो वाली चीजें तो कवर करनी ही करनी है जो आपके सिलेबस में मेंशन है, ठीक है। और जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे होते हैं ना नीट का, तो आपके पास आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए कि उस चैप्टर से उसने क्या क्या टॉपिक मेंशन किए हैं। बट पी ब्लॉक जो चैप्टर है थोड़ा सा अनसर्टेन है, क्योंकि कुछ चीजें पी ब्लॉक की हम ऑलरेडी पीरियोडिक में पढ़ते हैं, कुछ चीजें हम पी ब्लॉक की केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं। तो जो हम पीरियोडिक में पढ़ते हैं या जो हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं, वो भी हम पी ब्लॉक में कवर करेंगे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जो मैं करवा रही हूँ ना उससे बाहर नहीं जाएगा, कहने का मतलब ये है। फिर भी अगर किसी का मन ना माने, मैम मैं तो पूरा चैप्टर करूंगा या करूंगी, तो मत करना ऐसे, ठीक है। इससे बेटर है कि आप अपने हाई वेटेज चैप्टर कवर करो, और जो मैं करा रही हूँ उतना ही कर लो, बहुत है, क्योंकि ज्यादा रट्टा वैसे भी नहीं मार पाओगे तुम, ठीक है। तो आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी से आओ। इस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की स्निपिंग लगाई हुई है, इधर आ जाओ, ठीक है। तो रेड कलर यूज करते हैं अपन। तो सबसे पहले आपका ग्रुप नंबर 15 है, तो ग्रुप नंबर 15 में आपके कौन से वाले एलिमेंट्स होते हैं, नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ये आपके 5 है, ठीक है। नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। इसमें क्या क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि कौन से नॉन मेटल है, कौन से मेटल है, कौन से मेटलॉइड है। तो जो ये पहले 2 होते हैं, नाइट्रोजन और फोस्फोरस, ये क्या होंगे, तुम्हारे नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूंगी आर्सेनिक और एंटीमनी, ये आपके क्या है, मेटलॉइड्स हैं। और जो ये बिस्मथ है और ये मॉस्क्यूनियम, याद करने की जरूरत नहीं है, बिस्मथ याद करो, ये मेटल है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो सारे, ठीक है। क्या लिखा हुआ बेटा, एज वी गो डाउन द ग्रुप देयर इज ए शिफ्ट फ्रॉम नॉन मेटेलिक टू मेटेलिक थ्रू मेटेलॉइड करेक्टर। नाइट्रोजन, नाइट्रो हाइलाइटर है तो किसी का वो यूज कर सकते हो। नाइट्रोजन एंड फोस्फोरस आर नॉन मेटल, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर मेटेलॉइड्स, एंड बिस्मथ आर टिपिकल मेटल, ठीक है। बिस्मिथ और ये मॉस्कोवियम जो है वो टिपिकली मेटल है, ये याद भी ना हो तो चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हो गया, होगी ये वाली चीज, चलो आगे बढ़ो, आ जाओ। उसके बाद अकरेंस से क्वेश्चन आ सकता है, चांसेस है। रीजन क्यों है मैम, क्यों करा रहे हो अकरेंस, क्योंकि आप लोगों को पता है आप लोगों का मेटलर्जी चैप्टर डिलीट हो चुका है सिलेबस से, ठीक है। तो जो मेटलर्जी में हम चीजें पढ़ते थे, अकरेंस में वही चीजें आएंगी, ठीक है। इवन जेई मेन में भी अकरेंस से क्वेश्चन पूछा है, ग्रुप नंबर 13 या 14 से आया है, ठीक है। तो अपने को सारे पूछा था, बोलो बेटा, मैम इस साल पूछा था। हाँ 2024 का जो अभी हुआ है ना उनका जनवरी शिफ्ट, उनका डिलीट हुआ था ये। हाँ उनका भी सेम सिलेबस है, जेई मेंस का और अपना सेम सिलेबस है बेटा नीट का, ठीक है। मैम फिर मेटलर्जी भी पढ़ना पड़ेगा अभी। अरे नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ बेटा कि तुम्हारा मेटलर्जी डिलीट हो गया है, लेकिन जो मेटलर्जी अभी मैं पढ़ाती हूँ तब पता चलेगा, इधर आओ। मोलिकुलर नाइट्रोजन कंप्राइजेस 78% बाय वॉल्यूम, मैम लर्न करना है, नहीं करना, ठीक है। इधर देखो, इट इन अर्थ क्रस्ट इट
Good afternoon, good afternoon. In the earth crust it occurs as सोडियम नाइट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, चिल्ले साल्ट पीटर। अब तुम्हें साल्ट पेट्री बोलना, जो बोलना बोलो, ठीक है, चिल्ले साल्ट पेट्री। और पोटेशियम नाइट्रेट का क्या है कॉमन नेम, इंडियन साल्ट पेट्री। मैम ये ध्यान रखना है, जी हाँ याद रखना, नंबर लेने हैं तो जो जो मैं बोलूँ वो ध्यान रखना पड़ेगा। क्या है, सोडियम नाइट्रेट क्या है, चिल्ले साल्ट पेट्री। पोटेशियम नाइट्रेट क्या है, इंडियन साल्टपीटर। इट इज फाउंड इन द प्रोटीन्स एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। भूल जाओ। आगे देखो, फोस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली, ये इंपॉर्टेंट है। Ca9PO4 का होल 6, Ca9PO4 का होल 6 डॉट CaX2 वेयर X इज इक्वल टू फ्लोरीन। अगर X फ्लोरीन है तो नाम हो जाएगा फ्लोरो एपेटाइट। अगर नाम है Cl मतलब XCl है तो नाम हो जाएगा क्लोरो एपेटाइट। अगर नाम है X है OH तो नाम हो जाएगा हाइड्रोक्सी एपेटाइट। समझ में आ गई? तो ये तुम्हें मालूम होना चाहिए, होना ही चाहिए मालूम। ये सब मेटलर्जी में आता है तुम लोगों का, ठीक है। तो वो तो डिलीट कर गया, तो जो ये अकरेंस में इसलिए बोलो पढ़ना है, ठीक है। हो जाएगा इतना, चले आगे, चलो। और 13-14 की कृपया करके वीडियो देख लेना, ठीक है। चलो, अब मैम हमारे काम की क्या है, ये टेबल काम की है। जो जो मैं बता रही हूँ इस टेबल में हाईलाइट करते जाएंगे अपने, ठीक है। चलो आ जाओ, इधर आओ, इधर इधर आओ। क्या दिख ली मैम, क्या हो गया, देख ली? अच्छा, अच्छी बात है, देख ली तो ठीक है, देखना नहीं है, पढ़ना है, आ जाओ। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको एक्सेप्शन मार्क कराऊंगी। ये नहीं कि मार्क करा के छोड़ दूंगी, दिख आपको भी रही है एक्सेप्शन। थोड़ा ट्राई करेंगे कि समझ के करें, ठीक है, ताकि रट्टा कम से कम मारना पड़े, क्योंकि आई नो बहुत सारी चीजें ऑलरेडी बायो में इतना तुम रट्टा मार रहे हो, ठीक है। इधर देखो, सबसे पहले मैं बात करती हूँ एटॉमिक नंबर की, तो देयर इज नो एक्सेप्शन इन एटॉमिक नंबर, सबको पता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है, राइट। अगर मैं बात करूंगी एटॉमिक मास की, तो नो एक्सेप्शन, मास भी बढ़ रहा है, ठीक है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो मैम नाइट्रोजन की क्या होती है 2s2 2p3। अगर मैं वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं, ठीक है, इसकी हो जाएगी 3s2 3p3। आर्सेनिक में जैसे ही आप आर्सेनिक से एंटी बिस्मथ की तरफ जाओगे, डी वाले ऑर्बिटल फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो 3d10 4s2 4p3, 4d10 5s2 5p3, 4f14 5d10 6s2 6p3। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे आओ, आगे आते हैं हम आयनाइजेशन एंथैल्पी पे। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या ख्याल है, हमें पता है, क्या पता है कि डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है क्योंकि साइज बढ़ता है। मैं पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा रही क्योंकि मैं ऑलरेडी आप पीरियोडिक पढ़ के आए हैं, ठीक है। ओके, तो ये देखो डिक्रीज हो रहा है 1402, 1000, 947, 834, 703, कोई एक्सेप्शन नहीं है। आगे चले, यानी कि अभी तक कोई एक्सेप्शन हमारे सामने नहीं देखने को मिली है, ठीक है। चलो आगे आते हैं, आगे चलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमें पता है डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, डिक्रीज होती है। तो नाइट्रोजन की है 3, फोस्फोरस की है 2.1, आर्सेनिक की है 2.0, एंटीमनी और बिस्मथ की क्या है बराबर। तो इसको यहाँ पे हाईलाइट कर लो। रीजन क्या होगा, क्योंकि वही है डी और एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, ठीक है। डी और एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है बिस्मथ में, अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो इसकी 1.9 तक आके रह जाती है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर लो। स्टिल नोट सो इम्पोर्टेंट, ठीक है, फिर भी करनी तो है, ठीक है। चलो एक एक्सेप्शन आ गई है ना। चलो आगे चलते हैं कोवलेंट रेडियस पे। आओ इधर, हमें पता है डाउन द ग्रुप रेडियस क्या होती है, बढ़ती, इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीजेस। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन की 70, 110, 121, 141 और 148। क्या दिख रहा है तुम्हें यहाँ पे कि नाइट्रोजन से फोस्फोरस में तो एक अच्छा खासा इंक्रीज आया है 70 to 110, लेकिन जैसे ही आप एंटीमनी मत में जाओगे, यस सबा बोलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी, ठीक है, चैट बॉक्स में बोल दो, ठीक है। लेकिन तुम एंटीमनी से बिस्मथ में जाओगे तो जो ये चेंज है, जो इंक्रीज हुआ है, वो ज्यादा नहीं हुआ है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। रीजन क्या दोगे, मैंने कहा था पढ़ के आना 13-14 और पीरियोडिक नहीं आता है तो नहीं पल्ले पड़ेगा मैम। ये आयनाइजेशन एनर्जी, वाई आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो ये नहीं बताने वाली हूँ मैं, ठीक है। इधर आओ, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, डी और एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पुअर शील्डिंग
हाँ, पुअर शील्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बढ़ेगा तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो साइज इसलिए बहुत ज्यादा नहीं बढ़ पा रहा है, रीजन ये होगा इसका। ठीक है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रही हूँ। उसके बाद आयनिक रेडियस आपको नहीं करना है, ठीक है, आयनिक रेडियस आपको नहीं करना है, ठीक है। फिर भी मैं एक बार दिखा देती हूँ, 171, 212, 222, 76, यहाँ पे एक आती है बेसिकली एंटी मनी में, बट आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली बोलूँ इसको छोड़ दो, नहीं करनी, मैं देखो यहाँ पे काटा भी लगा दे रही हूँ, ठीक है, ये आपको नहीं करना, आयनिक रेडियस आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अच्छा मैम क्या पूछेगा, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें भी अगर मैं बात करूं तो मेल्टिंग पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो मैं एक चीज बोल रही हूँ, ग्रुप नंबर 13 और ग्रुप नंबर 14 में ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। एक मिनट रुक जाओ सब, ठीक है। ग्रुप नंबर 13 एंड ग्रुप नंबर 14 में क्या है, ट्रेंड्स इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं बात करूं आगे वाले ग्रुप्स में, तो उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लाइक मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर हो गया, ऑक्सी एसिड्स हो गए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अपने को ये तो किसी भी हाल में छोड़ के नहीं जाने हैं, क्योंकि बेटा बिस्मथ में सबा डी और एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है ना, देखो एफ इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है इन केस ऑफ बिस्मथ, तो क्या हो जाएगा, पुअर शील्डिंग, ड्यू टू पुअर शील्डिंग ऑफ एफ इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, बताओ, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एंटी मनी और बिस्मथ की ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है, रीजन क्या बोलोगे, डी और एफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये हो रहा है, ठीक है। तभी ज्यादा इसका डिक्रीज नहीं होना, तो कायदे से डिक्रीज चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा है, 1.9 के आसपास ही आके रुक गई है, ठीक है। चलो जी आगे आओ। अभी तक मैंने क्या बताया, सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखनी है और कोवेलेंट रेडियस का जो एक्सेप्शन वाली चीज बता, मतलब जो ये मैंने कंसेप्चुअल रीजनिंग बताई है उसको ध्यान रखना है। आगे आओ, आगे आता है, मैं कलर चेंज करती हूँ, कलर अपना लेते हैं अपन, ब्लू ले लेते हैं। मेल्टिंग पॉइंट पे लिखो इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क करो, यहाँ पे स्टार मार्क करो। मेल्टिंग पॉइंट क्या दिख रहा है, मेल्टिंग पॉइंट इधर आओ। नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट ध्यान से देखो 63 है बस, देख पा रहे हो, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 63 है। ऐसा क्यों हो रहा होगा, क्योंकि नाइट्रोजन, सोचो सोचो, नाइट्रोजन गैस है अपने पास, गैसियस स्टेट में होती है हाँ N2 गैस। गैसेस स्टेट में, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा नहीं है। लेकिन आगे देखो, फोस्फोरस की मैं बात करूं तो बढ़ रहा है इसका मेल्टिंग पॉइंट, आर्सेनिक का देखो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है 1089, फिर देखो एंटीमनी का 904 और इसका 544, आगे एक्सेप्शन यहाँ पे मेटालिक बॉन्डिंग तो वाला बस, आ जाएगा। हाँ इसमें क्यों कम हो रही है, इसमें कम इसलिए हो रही है क्योंकि ये ज्यादा मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं करना चाहते हैं, तो ठीक है। अब मेल्टिंग पॉइंट का जो ऑर्डर है अपनी नोटबुक में लिखोगे, क्या लिखोगे, तुम्हारे एनसीईआरटी में सिर्फ इतना लिखे छोड़ रखा है कि आर्सेनिक तक बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, आर्सेनिक तक बढ़ेगा उसके बाद घटेगा, लेकिन आपको प्रॉपर ऑर्डर पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा किसका होगा। तो सबसे ज्यादा किसका है, मैं देखो यहाँ पे लिख दे रही हूँ, आर्सेनिक का होगा, ठीक है। उसके बाद किसका होगा, तुम्हारा एंटीमनी का होगा, उसके बाद तुम्हारा बिस्मथ का होगा, और उसके बाद तुम्हारा फोस्फोरस, और लास्ट में नाइट्रोजन। ये तुम्हारा क्या रहेगा, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर रहेगा। कैसे याद करोगे, कैसे याद करोगे कि नाइट्रोजन फोस्फोर, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जा रहे हो तो बढ़ रहा है, उसके बाद घट रहा है, ठीक है। लेकिन नाइट्रोजन का सबसे कम होगा, ऐसे ध्यान रखना, और आर्सेनिक का सबसे ज्यादा होगा। लर्न तो देखो करना है अपने को, मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, ठीक है। अच्छा उसके बाद में बॉइलिंग पॉइंट का करना है, देखो बॉइलिंग पॉइंट का जरूरी नहीं है, इसके हाइड्राइड्स का बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर होगा वो बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लो, इधर देखो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, 77 पॉइंट समथिंग है, ठीक है, रीजन वही गैसियस स्टेट में। फोस्फोरस का बड़ा, आर्सेनिक का और बड़ा, देख रहे हो, और एंटीमनी का तो भैया बहुत ही ज्यादा बढ़ गया, और इसका क्या हो गया, फिर कम हो गया, ठीक है। तो इस पे ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बार रीड कर लेना मेरे कहने पे, लर्न करने की जरूरत नहीं है, ना ही तुम्हें डेंसिटी करनी है, बस ध्यान की। फिर आओ, मैंने क्या बताया तुम्हें, कौन सी एक्सेप्शन अभी आपको ध्यान रखनी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली, कि एंटीमनी और बिस्मथ का बराबर होता है, और हाँ सेम बोलो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे हम, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी है हमारे लिए। उसके अलावा कोवेलेंट रेडियस में हम क्या बोलेंगे कि जब हम नाइट्रोजन से फोस्फोरस पे जा रहे हैं तो एक अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, जबकि एंटीमनी और बिस्मथ में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा है कोवेलेंट रेडियस में, रीजन इंटरवेनिंग ऑफ डी और एफ इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल।
उसके बाद हम बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट की। तो मेल्टिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा आर्सेनिक का हो रहा है, राइट। फिर उसके बाद एंटीमनी का, फिर बिस्मथ का, ठीक है। उसके बाद फोस्फोरस और नाइट्रोजन तो आप ध्यान रखोगे ही रखोगे, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट रहने दो, डेंसिटी काट दो, हो गया। चलो, अब जो ये मैंने कहानियां बताई हैं वही कहानी तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है, जल्दी से ओपन, मतलब अगर अपनी ओपन की हुई है जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP3 होती है, बढ़िया। एस ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, पी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, जिसकी वजह से इसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्स्ट्रा स्टेबल होती है। यस मैम, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, प्रियांशु आया है क्या? नहीं आया, ओके। थोड़ा सा एक्टिव रहना क्लास में। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, कोवेलेंट, इधर आओ। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीज इन साइज डाउन द ग्रुप, हमें पता है डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते हैं। लेकिन 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 इधर आओ, देयर इज अ कंसिडरेबल इंक्रीज इन कोवेलेंट रेडियस फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस। कंसिडरेबल मतलब समझ गए ना, एक अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। Yes, ma'am. However, from arsenic to bismuth only a small increase in covalent is radius observed। लिखो यहाँ पे, ये assertion बनेगा और रीजन क्या बनेगा, रीजन में ये दे देंगे तुम्हें, क्या पढ़ो इसको। This is due to the presence of completely filled D and F orbitals in heavier members। Clear? Clear? Yes, ma'am. ये एक बार जो ये मैंने अभी लाइन बोली ना, assertion रीजन, ये आया था जेई 2024, सॉरी जेई मेन 2020 में, ठीक है। ये वाला यह इसी पैराग्राफ से क्वेश्चन आया था। आगे आओ, आयनाइजेशन में कुछ है क्या मैम ध्यान रखने का, एक बार देख लेते हैं फटाफट। आओ, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, हमें पता है साइज बढ़ता है बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबल हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड स्मॉलर साइज। आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द ग्रुप 15 इज मच ग्रेटर देन ग्रुप 14, ये पता है। जो कार्बन वाली फैमिली होती है उससे ज्यादा आपकी आयनाइजेशन एनर्जी होती है, ठीक है। इवन ग्रुप 16 की बात भी मैं करूं, ग्रुप 16 और ग्रुप 15, तो ग्रुप 15 की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। रीजन, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, ठीक है। हो गया, कुछ एक्सेप्शन नहीं थी, सिर्फ एक यहाँ पे रीजनिंग बनी। आज देखते जाना कितनी रीजनिंग बनी, टेस्ट लूंगी 7 नंबर का क्लास, लास्ट की क्लास में। आ जाओ, इधर आओ। ओके, नेक्स्ट आगे पढ़ो, ये पढ़ना जरूरी है पूरा पैराग्राफ। All the elements of this groups are polyatomic। क्या समझे polyatomic से? polyatomic से क्या समझे? poly मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा, Yes, है ना, ma'am. एक से ज्यादा एटम बनाते हैं। अभी एक से ज्यादा दिखाऊंगी, एटम हो। हाँ जी, हाँ अभी दिखाती हूँ। वो बॉन्डेड रहते हैं एक दूसरे हाँ, से। जैसे आपका नाइट्रोजन हो गया, N2O3 भी बना रहा है, N2O5 भी बना रहा है ना। फोस्फोरस भी, रेड फोस्फोरस, ब्लैक फोस्फोरस, ठीक है। अब देखो इधर आओ, इधर आओ। डाई नाइट्रोजन इज अ डायटोमिक गैस, हमें पता है। बाकी सारे सॉलिड्स हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। यस मैम, ये तो हमें पता है, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है क्योंकि साइज बढ़ता है, ठीक है। जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में वो बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन को इजिली निकाल लेते हैं, इजिली लूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने मैम ऑलरेडी आपने अभी पढ़ाया कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस नॉन मेटल्स होते हैं, आर्सेनिक एंटीमनी मेटलॉइड्स होते हैं, और बिस्मिथ जी हमारे मेटल होते हैं। रीजन लिखा हुआ है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीज इन आयनाइजेशन, सॉरी डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। खत्म। चलो आगे, कलर चेंज, जिसने हाईलाइट करना वो हाईलाइट भी कर सकता है। आ गया। द बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, देखो इसकी बात ही नहीं कर रहा, वही बात। बट द मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज अप टू आर्सेनिक देन डिक्रीज टू बिस्मथ। एक बार फटाफट से दोबारा से लगाएं ऑर्डर। सबसे ज्यादा किसका था? आर्सेनिक का, फिर किसका था? एंटीमनी का, फिर एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस, नाइट्रोजन। ठीक है। ऐसे आप लर्न करेंगे, ठीक है। या आप इसको देखो, तुम्हारे ऊपर, आप इसकी कोई ट्रिक बना सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे अपने क्या बोलते हो, न्यूज़पेपर, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, ठीक है। तो आप उल्टा भी चल सकते हो, ठीक है। सिर्फ आर्सेनिक को आपको आगे लगा देना है, ठीक है। आपको लर्न तो ये करना है, ठीक है। तो आज बहुत बार
क्या कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना ताकि ये माइंड में बैठ जाए, और कुछ आप बार बार रिवाइज करोगे, क्योंकि देखो ऑब्वियस ही बात है, आप आज रट्टा मारोगे, अच्छे से करोगे, थोड़ा सा समझ के भी करोगे कि नाइट्रोजन का कम क्यों होता है, आर्सेनिक का ज्यादा क्यों होता है, ठीक है। हो सकता है कि 5 दिन बाद उठाओ ग्रुप 14, भूलने पाओगे, ठीक है। तो इसलिए कह रही हूँ थोड़ा सा इसको रिवाइज करना, ठीक है। तो एक जगह अपन लिख लेंगे सारी एक्सेप्शन, ताकि बार बार एनसीईआरटी खोलने की जरूरत ना पड़े, पता चल जाएगा आज मैम ने ग्रुप 15 में ये इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, उसको बार बार रिवाइज कर लेना बस, ठीक है। और ज्यादा मुश्किल है नहीं कुछ। इधर आओ, आगे आता है ये देखो, एक्सेप्ट नाइट्रोजन, हाईलाइट करो इसको, ऑल द अदर एलिमेंट शो एलिट्रोपी। एलिट्रोपी क्या होती है, जिसकी एक से ज्यादा फॉर्म में मिलता है वो, जैसे अपना क्या पढ़ते थे अपन, कार्बन, डायमंड ग्रेफाइट हो गया, है ना, वो फुलरिन हो गया, कार्बन के एलोट्रोप्स फॉर्म, जैसे इसमें हम फोस्फोरस के भी पढ़ते हैं, जैसे ब्लैक फोस्फोरस हो गया, रेड फोस्फोरस हो गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन एलोट्रोपिक फॉर्म नहीं दिखाते, बाकी एलोट्रोपी दिखाते हैं। क्लियर हुआ, ठीक है। Yes, ma'am. इसमें से क्या नहीं बात थी, मैम इसमें एक बार दोबारा एलोट्रोपी का मतलब समझा दो। एलोट्रोपी का मतलब होता है जिसकी एक से ज्यादा फॉर्म हो, ठीक है। जैसे कार्बन और फॉर्म में भी मिलता है ना, डायमंड में भी, ग्रेफाइट में भी, फुलरिन में भी, ऐसे ही फोस्फोरस भी मिलता है, आर्सेनिक भी मिलता है, एंटीमनी भी मिलता है, बिस्मथ भी मिलता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि उनको बॉन्ड बनाने पड़ेंगे अपने दूसरे उसके साथ, सेम एटम के साथ, और आपको पता है N2 और N2 के बीच में बहुत ही घटिया टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। इसलिए चलो, क्या क्या बताया मैंने इसमें मैंने एक तो बताया कि नाइट्रोजन के अलावा सारे एलिमेंट शो करते हैं एलोट्रोपी। मेल्टिंग पॉइंट का मैं ऑलरेडी बता चुकी थी, बस इसमें और कुछ नया नहीं था, सिर्फ ये लास्ट वाला पॉइंट ऐसा था जो मैंने अभी नया बताया। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको? यस चलो, मैम। Yes, ma'am. ओके, अब आता है रिकैप। रिकैप मतलब क्या हुआ, जो मैं अभी बता के आई हूँ वो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे, तुम भी लिखोगे, मैं लिख रही हूँ तो तुम भी लिखोगे। सबसे पहले क्या बताया था, एक्सेप्शन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बताया था मैंने, यस मैम। Yes, ma'am. लिखो, ठीक है। हमें पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप, तो नाइट्रोजन, फोस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की सेम, Same. ठीक है। दूसरी हमने क्या देखी थी, कोवेलेंट रेडियस, उसमें वैसे कोई एक्सेप्शन नहीं थी, हाँ कंसेप्चुअल रीजनिंग थी, मैं लिख देती हूँ, कंसेप्चुअल रीजनिंग इन कोवेलेंट रेडियस, ठीक है जी, हो गया। उसके Yes, अलावा ma'am. मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा मैम आर्सेनिक भैया जी थे, आर्सेनिक, फिर एंटीमनी जी थे, फिर बिस्मथ जी, Bismuth. फोस्फोरस और फॉस्फोरस, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। चलो जी, ठीक है। फोर्थ हमारा ये था कि एक्सेप्ट नाइट्रोजन, सीधा लिख लो, नाइट्रोजन डज नॉट शो एलोट्रोपी, ठीक है, दैट डज Allotropy. नॉट हैव एलोट्रोपिक फॉर्म्स, खत्म। Yes, ma'am. बस यही बताया अभी तक, चलें आगे, खत्म, आ ओके। नेक्स्ट, ये देखो पूरा पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो आ जाओ, पहली चीज क्या पढ़ रहे हैं हम, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ट्रेंड्स इन केमिकल रिएक्टिविटी। आओ, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दीज एलिमेंट्स आर -3, +3 एंड +5। क्यों? इधर देखो, NH2NP3 है ना, तो 3 भी दिखा सकते हैं, 5 भी। माइनस क्यों आया? क्योंकि नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है गेन करने की, इसलिए वो -3 भी लिखा हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। आगे आओ, the tendency to exhibit -3 oxidation state decrease down the group due to increase in size and metallic character। ये बात पल्ले पड़ी कि जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी टेंडेंसी डाउन द ग्रुप घट रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमें पता है डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ेगी, लेने की टेंडेंसी नहीं बढ़ेगी। क्लियर? चलो Yes, ma'am. आगे, इनफेक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप कौन है जी? लास्ट मेंबर बिस्मथ जी हैं, बिस्मथ। वो कह रहा है Bismuth. लास्ट मेंबर ऑफ ग्रुप यानी कि बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एनी कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। बिस्मथ -3 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता है, ठीक है। क्लियर हुआ?
ये एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, मतलब मैं ये बोलूंगी एक एक लाइन से तुम्हारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हो, इसलिए ध्यान से सुन लेना। फिर आओ, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। सोचो सोचो क्या बोल रहा है मैम, इसने बोला -3, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, -3 +3 +5 दिखाएगा, ठीक है। फिर हम बोले कि -3 तो डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एक बात खत्म। फिर इसने बोला कि +5 वाली भी डिक्रीज हो रही है। हाँ मैम, इनर्ट पेयर इफेक्ट नाम का एक सुना था हमने, है ना। ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। लेकिन 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 इधर आओ, हाईलाइट करो इसको, कहाँ गया, ये रहा। द ओनली वेल करेक्टराइज्ड बिस्मथ कंपाउंड इज BiF5। इसको सर्कल करना, हाईलाइट करो, जो तुम्हारी इच्छा हो वो करो करो। यानी कि एक बार तो ये बोल रहा है कि +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है ठीक है। दूसरी तरफ से बोल रहा है लेकिन 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 कहानी में एक ट्विस्ट है कि बिस्मथ भैया जी हैं, उनका एक कंपाउंड मिलता है जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है और उसका नाम है BiF5। यस, BiF5। क्लियर हो गया? यस मैम। उसके बाद है, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होगी एंड +3 वाली इंक्रीज होगी। रीजन इज इनर्ट पेयर। लिखो अपनी नोटबुक में, इनर्ट पेयर इफेक्ट वाला जो फैक्टर है वो 13 और 14 में आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें इतना नहीं पूछा था तब। आ गया। उसके बाद क्या बोले, बिसाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन एग्जिबिट +1 +2 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑल्सो व्हेन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन। हाउएवर, नहीं काम की, इधर आओ। It does not form compound in +5 oxidation state with halogen as nitrogen does not have d orbital to accommodate electrons from other element to form bond। वो कह रहा है कि नाइट्रोजन भैया जी की आपको कभी भी नहीं दिखेगा कि वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2s2 2p3 है, इस बेचारे के पास 2d तो होती ही नहीं है। अगर नहीं होती है तो बाहर से अगर कोई आएगा इलेक्ट्रॉन डालने या इसके साथ दोस्ती करने, वो इंटरेस्टेड नहीं है। मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना सकता है। अगर आपसे कोई पूछे मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है नाइट्रोजन की, तो 4 बोलोगे। वैसे तो 3 बनाता है, बट ठीक है 4 भी बना लेता तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। समझ में आई ये बात? आ गई? ठीक है, क्या 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 फिर बोलो, मम्मी रिपीट कर दो थोड़ा सा। मैं बोल रही हूँ नाइट्रोजन के बाद डी ऑर्बिटल नहीं होती है बेटा, इसीलिए वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, इसलिए वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है। उसके बाद हाँ, फॉस्फोरस और जो नीचे वाले हैं वो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। इसमें से इंपॉर्टेंट क्या था? साक्षी, मैं पूछूंगी आप लोगों से, साक्षी बताओ इस पैराग्राफ में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें तुमने पढ़ी? मैम एक तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -3 +3 और +5, फिर -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप क्योंकि मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और +5 भी डिक्रीज होती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, लेकिन BiF5 जो है +5 कैरेक्टर शो करता है। और नाइट्रोजन, हाँ, और नाइट्रोजन जो है +1 और +2 +4 भी शो करता है, लेकिन +5 नहीं शो करता ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ नहीं, वो किसी के साथ ही नहीं करता भाई, ठीक है, क्योंकि उसके पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होती। किसी की भी नाइट्रोजन देखना, ठीक है, वहां पे क्या होगा आपका, नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या नहीं मिलेगा? यस मैम, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं मिलेगी। ठीक है, आ जाओ इधर। ओके, चलते हैं आगे। In the case of nitrogen, all oxidation state from +1 to +4 tend to disproportionate in acid solution। ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोल रहा है वो, कि नाइट्रोजन के केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 to +4, ठीक है, वो क्या कह रहे हैं, क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इधर देखो, ये क्या है तुम्हारा HNO2 नाइट्रस एसिड है, ठीक है। यस मैम। क्या होगा, ये देखो, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, उसकी क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन की, +1 x -4 +3 होगा। देखो हाँ, इधर, हाँ जी बोलो, कुछ कह रहे थे? नो मैम, ये +3 होगा। हाँ, इसमें देखो +1 +x -6, इसमें क्या आ रही है, इसकी +5 आ रही है, ठीक है। इसमें देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, इसमें कितनी है, इसकी +2 आ रही है,
तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ से? आपको यहाँ से क्या पता चल रहा है? देखो देखो इधर, मैम डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो रही है। +3 से +5 में जा रहा है कौन? नाइट्रोजन, ठीक है, और +5 से +3 से +2 में भी जा रहा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, नाइट्रोजन 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। यस समझ मैम। आ गई? ये वो बात नहीं है, इधर देखो, कहीं आप सोचो मैम 5 बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। देखो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हो जाता है ना वो कोऑर्डिनेट वाला। बॉन्ड बना रहा है, तो इस बात से कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यानी कि जो आपका नाइट्रस एसिड है वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है, मतलब सेम स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो ये एग्जांपल हमें लर्न करना है। यस मैम, करना ही तुम्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितने भी तुम्हारे केमिस्ट्री में डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन के वो है एग्जाम्पल, वो तुम्हें टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ पे मैंने बता दे, कुछ तुम्हारे डॉक्स में भी अगर पढ़े हो तो याद होंगे, ठीक है। चलो जी, उसके बाद क्या है? उसके बाद कुछ काम का है क्या? नहीं, यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाओ, ठीक है। बीच वाला पढ़ लेना अपनी एनसीईआरटी से, बट यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैंने छुड़वा दिया, ठीक है। अब आ गया, नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4। बता दी ये तो मैंने कि मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है। रीजन आप लोगों को पता ही है, वैकेंट और बाइटल नहीं होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं हैवियर एलिमेंट्स की, इधर देखो, हैवियर एलिमेंट्स के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं, तभी देखो ये pF6 नेगेटिव भी बन रहा है, मतलब वो अपनी कोवेलेंसी को, अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। क्लियर हो गई ये बात? यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो ओके, आगे आओ। ओके, यहाँ पे क्या एनोमलस बिहेवियर? एनोमलस बिहेवियर में मतलब क्या होता है कि नाइट्रोजन की अलग स्पेशलिटी क्या है, ठीक है। इधर देखो, नाइट्रोजन डिफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। रीजन स्मॉल साइज है इसका, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइनाइजेशन एंथैल्पी है, और पी पाई क्योंकि डी भैया के पास डी ऑर्बिटल तो है नहीं, तो पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाता है खुद के साथ और दूसरे एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं हैवियर एलिमेंट्स की, तो भैया साइज में बड़े होंगे तो उनकी पी पाई ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होगी, ठीक है। तो वो कैसे फॉर्म, डी पाई बॉन्ड बनाने में खुश रहते हैं वो, ठीक है। देखो लिखा हुआ है, हैवियर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड एज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल आर सो लार्ज एंड डिफ्यूज दैट दे कैन नॉट हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। क्या ये क्लियर हो गया? यस मैम। तो यहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है ना कि जो हैवियर एलिमेंट्स हैं ग्रुप 15 के, वो पी पाई नहीं बना रहे। रीजन, क्योंकि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल लार्ज इन साइज है, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल है, तो हाँ वो पी पाई बना के खुश है। आगे चले, चलो। उसके बाद है नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है एज अ डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, हमें पता है। N2 करता है, N3 तो कभी नहीं सुना हमने, ठीक है। चलो, फिर वो क्या बोले, कंसिक्वेंटली इट्स बॉन्ड एंथैल्पी इज वेरी हाई। कितनी है? लर्न नहीं करना आपको कितनी है, क्यों है ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नाइट्रोजन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, जिस वजह से इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, इसको जो बॉन्ड तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो बहुत ज्यादा हाई है। जबकि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी सिंगल बॉन्ड बनाते हैं तो उसमें इतनी ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। इधर आओ, इधर आओ। ये तो था, ये सबको पता होता है ये वाली लाइन, ये अपन 10th में भी पढ़ते थे। जो अब इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो आओ इधर, इधर से अंडरलाइन करो, हाईलाइट करो। अब वो बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना, ये बात कर रही थी मैं ट्रिपल बॉन्ड की, एन ट्रिपल बॉन्ड एन की। अब मैं बात कर रही हूँ एन सिंगल बॉन्ड की। तो इधर देखो, एन बॉन्ड इज वीकर देन सिंगल पीपी बॉन्ड। क्या बोल दिया इसने? उसने कहा कि जो एन बॉन्ड है भैया ये वीकर है पीपी बॉन्ड से। क्यों? यस मैम, वो फ्लोरीन और क्लोरीन वाला ही हो जाएगा यहाँ पे। क्योंकि नाइट्रोजन का साइज है छोटा, इसके पास है लोन पेयर, और लोन पेयर में होगा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, जिसकी वजह से एन सिंगल बॉन्ड की बात कर रही हूँ, वो वीक हो जाता है सिंगल पीपी बॉन्ड से। इंपॉर्टेंट है रीजन वही है जो मैंने बताया है, और एनसीईआरटी वाले भी बोल रहे हैं, बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स ओइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। देख रहे हो? यस मैम। मतलब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से क्या होगा, वो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा, ठीक है। चलो, उसके बाद क्या है? एज ए रिजल्ट कैटिनेशन टेंडेंसी इन वीकर इन नाइट्रोजन। समझ गए? जब दो के बीच में वीक है, जब वो किसी आपस में, कैटिनेशन क्या होता है? सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है,
ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रही थी जब N2 और N2 पास आते हैं ना, अगर आप चाहते हो कि इनके बीच में बॉन्ड बने, मैंने बोला था एलोट्रोपी शो नहीं करते हैं, वो इसलिए नहीं करते क्योंकि देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बहुत ज्यादा वो है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसकी वजह से आपको N3 देखने को नहीं मिलता है, N4 देखने को नहीं मिलता। ठीक है, आगे आओ। अनदर फैक्टर विच अफेक्ट द केमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन इज द एब्सेंस, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं, नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता, ये भी बता दिया है। जबकि फॉस्फोरस R3PO R3P double bond CH2 where R is alkyl, phosphorus and arsenic can form d pi p pi d pi bond also with the transition metal and their compound, ये याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ध्यान रखना कि नाइट्रोजन पी पाई बनाता है, डी पाई पी पाई नहीं बनाता है। ठीक है, हो गया इतना, जो मैंने हाईलाइट करवाया प्लीज अच्छे से कर लेना उसको, बाकी मैं PDF भेज दूंगी ग्रुप में। चलो ओके, अब अगर ग्रुप 15 से क्वेश्चन आया तो इनसे आएगा, इन दो स्लाइड से, इसमें से या इसमें से 90% चांसेस है। अब मैं क्या बोल रही हूँ, ऐसा क्यों है मैम, इधर आओ। तुम्हारे NMC का जो सिलेबस आया था उसमें ये टॉपिक ही नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में, तो ये अपन को करना है, ये अपन को करना है। आओ इधर, जितने भी एलिमेंट हैं ग्रुप 15 की प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो दिखाई नहीं, तो ये सारे हाइड्राइड्स बनाएंगे EH3 टाइप के। ठीक है, इधर आओ, अगर मैं बात करूं बेटा स्टेबिलिटी, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे साइड में ना, NH3 PH3 ASH3 आर्सेनिक और एंटीमनी का और बिस्मथ का हाइड्राइड। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ बेटा इनके हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी का, तो डाउन द ग्रुप जो स्टेबिलिटी है हाइड्राइड की वो डिक्रीज हो रही है। रीजन क्या है, रीजन क्या है, देखो नीचे जाओगे तो हाइड्रोजन तो छोटू सा है, बिस्मुथ बहुत बड़ा सा है, तो दोनों के बीच में क्या होगा, बॉन्ड वीक होगा। ठीक है, बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या है, बिस्मथ वाले हाइड्राइड की क्या है, कम है, ड्यू टू लेस बॉन्ड, क्या बोलते हैं, ड्यू टू लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इन केस ऑफ बिस्मुथ का हाइड्राइड। ठीक है, इधर देखो, नजर मारो, the stability of hydride decrease from NH3 to BiH3 which can be observed from there, बस इतना लिख के छोड़ दिया NCERT वालों ने, रीजन मैंने बता दिया। ठीक है, नाइट्रोजन का छोटा है साइज, हाइड्रोजन का भी छोटा है, तो उस बॉन्ड को अगर तोड़ना चाहते हो आप, तो आप भैया ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, BiH3 में इतनी नहीं देनी पड़ेगी, तो स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड्स की वो डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। पहला क्वेश्चन इस वाले पैराग्राफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिड्यूसिंग करेक्टर, इधर देखो, रिड्यूसिंग करेक्टर ऑफ द हाइड्राइड्स इंक्रीजेस। देखो ये चैप्टर बोरिंग है लेकिन आप लोगों को 8 नंबर दिला दे रहा है, इसलिए पढ़ लो आराम से। रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ता है, यानी कि रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ने का क्या मतलब हुआ कि अमोनिया आपका माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है, जबकि बिस्मथ का जो हाइड्राइड है BiH3 वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग करेक्टर बढ़ रहा है, यानी कि अगर आपसे कोई पूछे ग्रुप 15 में स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, BiH3, मतलब जो दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है यहां से। तीसरा क्वेश्चन बेसिसिटी का क्वेश्चन बनता है। बेसिसिटी में मैं बोल रही हूं, तीसरा क्वेश्चन बनता है बेसिसिटी वाला। NH3 PH3, इधर आओ, PH3 आर्सेनिक का हाइड्राइड, एंटीमनी का हाइड्राइड और बिस्मथ का हाइड्राइड। क्या दिख रहा है यहां से, क्या दिख रहा है कि नाइट्रोजन की बेसिस, नाइट्रोजन के पास जो लोन पेयर हैं वो अवेलेबल है फॉर डोनेशन, इसलिए जो नाइट्रोजन की जो बेसिसिटी है, NH3 की जो बेसिसिटी है वो सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बेटा आप देखो इसकी ना 2-3 एक्सप्लेनेशन बनती है। एक एक्सप्लेनेशन तो मैं आपको दे रही हूँ, वो ये कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस छोटे से एरिया में कंसंट्रेटेड है, राइट। जबकि जैसे आप फॉस्फोरस आर्सेनिक जैसे जैसे जाते जाओगे डाउन द ग्रुप तो साइज बड़ा होता जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ज्यादा क्या होंगे, एक जगह पे कंसंट्रेट ना होकर डिफ्यूज होंगे। ठीक है, तो वो इतने अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए, तो नाइट्रोजन के लोन पेयर क्या होंगे, डोनेट करेंगे। मान लो अगर कोई आप H+ ले रहे हो, एसिड ले रहे हो, तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देंगे। पहली एक्सप्लेनेशन। दूसरी एक्सप्लेनेशन आप क्या दे सकते हो, दूसरी एक्सप्लेनेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ड्रैगोस रूल, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है।
ड्रैगोज रूल क्या कहता है कि जो ये लोन पेयर है वो sp3 ऑर्बिटल में है, जबकि इनमें जो लोन पेयर है वो प्योर s ऑर्बिटल में है, बिकॉज pH3 आर्सेनिक का हाइड्राइड, एंटीमनी का हाइड्राइड और बिस्मथ का हाइड्राइड पार्टिसिपेट नहीं करता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, ये हो सकता है आपने पढ़ा हो या हो सकता है नहीं पढ़ा हो, आई डोंट नो। नहीं पढ़ा है तो मेरा पहला वाला रीजन सही है, पढ़ लिया है तो ये जो सेकंड वाला बोल रही हूँ वो भी सही है। ठीक है, तो इन सब में प्योर s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है, और आपको पता है s जो है न्यूक्लियस के पास होता है, तो वो पकड़ के रखेंगे इलेक्ट्रॉन को, वो देने नहीं देंगे, अवेलेबल नहीं होंगे डोनेशन के लिए। इस वजह से NH3 का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो ज्यादा होता है। ठीक है, अब पेपर में क्या आएगा? अब पेपर में ड्रैगोज रूल वाली एक्सप्लेनेशन तो नहीं देगा क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो पेपर में रीजन क्या आएगा कि नाइट्रोजन का साइज छोटा होने की वजह से छोटे एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंसंट्रेटेड है, जबकि बाकी में लोन पर ऐसा फैला पड़ा है, डिफ्यूज है, जिसकी वजह से ये इजिली डोनेट कर देगा। समझ में आ गया? चलिए Yes, आगे। तो यानी कि Yes, मैंने यहाँ पे ma'am. 3 क्वेश्चन बना दिए हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद ओके ये हो गया। फिर वो कह रहे हैं कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और स्मॉल साइज जो है नाइट्रोजन का, ये हमें पता है NH3 में क्या होती है, सॉलिड और लिक्विड स्टेट में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। फिर बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस इट हैज हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो इसका ऑर्डर मैं अभी बताऊंगी आपको, पहले ये 3 बातें क्लियर हो गई, स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड, रिड्यूसिंग एजेंट वाला, रिड्यूसिंग करेक्टर वाला कॉन्सेप्ट, एंड तीसरा बेसिसिटी। अब आते हैं हम मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पे। अब आता है ये टेबल, आओ जी आ जाओ। देखो सबसे पहले जो सिंपल सिंपल बातें मैं वो बता रही हूँ। सबसे पहले डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन बढ़ रहा है ना डाउन द ग्रुप, 101, 141, 150, Yes, 170, खत्म, इसमें कुछ ज्यादा था ही नहीं देखने का। अब बात करते हैं बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल जो आप उसमें पढ़ते थे केमिकल बॉन्डिंग में, नाइट NH3 का बॉन्ड एंगल आपको पता है, सबको पता है 107 पॉइंट समथिंग होता है जिसने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो। ठीक है, जबकि अगर मैं इनकी बात करूं तो इनमें सब में क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप बॉन्ड एंगल कम हो रहा है। अब इसके भी 2 एक्सप्लेनेशन है। पहला तो आप ये बोल देना जो तुम्हारे पेपर में पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन की क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, इधर देखो तो ये क्या करेगा, इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखेगा, खींचेगा। तो इनके बीच में रिपल्शन होगी जिसकी वजह से एंगल थोड़ा खुल जाएगा। क्या हो जाएगा? खुल जाएगा। इसलिए NH3 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, इसलिए बॉन्ड एंगल भी कम होता है। ये कौन सी एक्सप्लेनेशन है जो तुम्हारे नीट में पूछी जाएगी। दूसरी एक्सप्लेनेशन क्या है, क्योंकि आपको पता है ये ड्रैगोस कंपाउंड है, ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इसलिए इनका एंगल क्या होता है, 90 डिग्री के आसपास हो जाता है। ठीक है, तो कैसे ध्यान रखोगे कि NH3 का सबको मालूम होता है, pH3 आर्सेनिक एंटीमनी का 90 के आसपास होता है, एग्जैक्ट वैल्यू ध्यान नहीं रखने। क्लियर हो गया? फोर्थ, ये कितने क्वेश्चन बना दिए थे मैंने, 3 ना यहाँ से, अब ये 4th क्वेश्चन। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कर लोगे, इसकी ज्यादा इसकी कम, कम कम कम, हमने कर लिया ये। अब आ जाओ इन दोनों पे, इन दोनों पे लिखो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, पानी वानी पी लो क्योंकि आज ये कंप्लीट करना है अपने को बेटा 15 वाला, और कल वाली परसों वाली क्लास में, कल तो क्लास नहीं है ठीक है, परसों वाली क्लास में बाकी से मट देंगे। ठीक है चलो ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा जो मैं बता रही हूँ, देखो लर्न तो करना है अपने को। NH3 का मेल्टिंग पॉइंट 195.2 है, इसका 139 है, इसका 156 है, 185 है। क्या दिख रहा है आप लोगों को? आपको ये दिख रहा है, इधर आओ, लिखो लिखो अपनी नोटबुक में लिखो। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो सबसे ज्यादा मेरे पास, पहले ऑर्डर लिख लेते हैं फिर मैं कॉन्सेप्ट बताती हूँ इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ है। ठीक है, सबसे ज्यादा NH3 का है, फिर SbH3 का। इन्होंने बिस्मथ का नहीं लिखा हुआ तो हमें क्या, हमें तो याद ही नहीं करना, जब इस NCERT ने नहीं लिखा हुआ तो हम क्यों करें। ठीक है, उसके बाद है बेटा आर्सेनिक का हाइड्राइड, उसके बाद है तुम्हारा PH3, लिखो इसको। सबसे ज्यादा है NH3, ठीक है, उसके बाद है एंटीमनी का, उसके बाद है आर्सेनिक का, उसके बाद है, अब रीजन सुनो, कुछ बच्चों को तो समझ में भी आ रहा होगा रीजन। आपने नाइट्रोजन वाले हाइड्राइड को सबसे पहले इसलिए धकेल दिया क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। कन्विंसिंग लग रहा है ना जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ? Yes, लगना चाहिए, लगना चाहिए। Yes, ma'am. ठीक है,
उसके बाद एंटीमनी भैया जी का क्या है, इनको आपने लगाया है ऑन द बेसिस ऑफ, लिखो ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवॉल अट्रैक्शन, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिखो। अब क्या करें, रीजन तो देना पड़ेगा अपने को, ऐसे मैं रटवा दूंगी तुम्हें तो याद फिर होगा ही नहीं, लगेगा फिर क्लास का फायदा ही क्या, जब रट्टा ही मारना है हम खुद घर पे मार लेंगे। ठीक है, तो यानी कि मेल्टिंग पॉइंट के ऑर्डर में क्या करना है, सबसे पहले अमोनिया का हाइड्राइड आएगा, रीजन तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और आपको पता है ना, डाउन द ग्रुप वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बढ़ते हैं तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने इन तीनों पे लगा दिया। कन्विंसिंग, कन्विंस? यस मैम। चलो अब हम आएंगे नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर पे। अब बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर ध्यान से देखो, 238, 185, 210, 254 एंड 290। अरे भाई साहब, हो गया लोचा, हो गया लोचा। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी मर्जी है कि तुम या तो मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर याद कर लो या बॉइलिंग पॉइंट का, क्योंकि अगर एक याद कर लोगे दूसरा ध्यान में रहेगा कि हाँ कुछ तो पंगा हुआ था। ठीक है, लर्न दोनों करने हैं, मतलब दोनों के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं बेटा यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं, इधर आओ, तो इसमें सबसे ज्यादा बिस्मथ का है भैया, और फिर एंटीमनी का, फिर NH3 का, और फिर आर्सेनिक का, और फिर आपका PH3 का। लोचा हो गया ना इसमें, लोचा हो गया। यानी कि इन्होंने इस ऑर्डर को किस बेसिस पे लगाया, पहले इन्होंने वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर करे, फिर उन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करी, देन फिर वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर करा। मैं इसको कैसे याद करती हूँ, VHV, मैं इसको VHV करके याद करती हूँ, मेल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ग्रुप 13। पहले वंडरवॉल फोर्सेस देखा इन्होंने लास्ट के दो एलिमेंट में, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन वंडरवॉल फोर्सेस। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि मेल्टिंग पॉइंट PH3 का भी कम था और बॉइलिंग पॉइंट भी PH3 का ही सबसे कम है, करना तो पड़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट वाला ऑर्डर तो, बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट चाहे वो ग्रुप 15 का हो, 16 का हो, 17 का हो, घोट लो इसको, मतलब घोटने का मतलब समझते हो, रट लो बिल्कुल। मतलब तुम्हें सपने में भी कोई पूछे ना तो भी तुम्हें इनके ऑर्डर याद होने चाहिए, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के, फॉर ग्रुप 15, 16 एंड 17। बट फिलहाल अपन ग्रुप 15 पढ़ रहे हैं तो इसी पे ध्यान देते हैं। ठीक है जी, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ठीक है, सबसे खुशी की बात यह है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर एक सबसे खुशी की बात है कि P ब्लॉक में सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया। हाँ अरे बोलो। मैम, एक बार ये बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता हाँ, दीजिए क्योंकि बिल्कुल। बॉइलिंग पॉइंट का बेटा ऑर्डर इन्होंने कैसे लगाया है, अगर मैं एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी तो सिर्फ डेटा लिख के दे देती है, यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ उसने जो मैंने एक्सप्लेनेशन बोली है, लेकिन पेपर में आती है। अब इसके डेटा को जस्टिफाई करने के लिए हमें कुछ तो एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी, और ऐसी एक्सप्लेनेशन करनी पड़ेगी सो दैट तुम कन्विंस हो जाओ। ठीक है, एंड मुझे भी लगे हाँ ये वैलिड रीजन है। तो बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने ना सबसे ज्यादा बिस्मथ का दिया और फिर एंटीमनी का, तो ये लगाया ऑन द बेसिस ऑफ वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो वंडरवॉल फोर्सेस जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे तो इतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, फिर इन्होंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तवज्जो दी, NH3 का सबसे ज्यादा। फिर इन्होंने दोबारा से वंडरवॉल फोर्सेस वाले फैक्टर को डोमिनेंट मान के आर्सेनिक का लगाया, फिर PH3 यानी कि फॉस्फीन का लगाया। ठीक है, वाइल इन केस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट पहले NH3 फेंक दिया इन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद वंडरवॉल वाला फैक्टर लगा दिया। ठीक है, तो दिस टेबल इज इंपॉर्टेंट। आगे चले, आई होप कि अभी तक यहाँ पे सही हो रही है अपनी बात। ठीक है, यस मैम। ओके, नेक्स्ट आता है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। एक बार इसको जल्दी से पढ़ो, ये मैंने ऑलरेडी वैसे करवाई हुई है चीजें। तरह जितने भी एलिमेंट्स हैं दो टाइप के बनाते हैं, क्योंकि अभी आपके दिमाग में मैंने घुसाया +3 और +5 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, हमें पता है अगर ऑक्साइड किसके ऑक्साइड, ग्रुप 15 के ऑक्साइड अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में तो वो मोर एसिडिक होंगे, लोअर वाले में लोअर से ज्यादा। ये पता है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। यस वो बोल रहे हैं एसिडिक करेक्टर जो है डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है। ठीक है मैम, ये भी बढ़िया बात है। उसके बाद इधर आओ, इधर आओ, अगर मैं बात करूं, इधर देखो N2O3 की बात करूं, P2O3 की बात करूं, इसके बाद आर्सेनिक के ऑक्साइड की बात करूं, इसके बाद एंटीमनी के ऑक्साइड की बात करूं, उसके बाद बिस्मथ के ऑक्साइड की बात करूं, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, एसिडिक होंगे बेटा। ये दोनों एम्फोटेरिक होंगे। याद है वो ट्रिक जो मैंने बताई थी आप लोगों को,
जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। यस मैम। और ये हमारा क्या है, बेसिक है। जनाबे अली ने गाया बेकार पंजाबी सॉन्ग। अली में अपने पास एल्यूमिनियम आता था और ये एंटीमनी, आर्सेनिक नहीं आता था। तुम एक काम करो, ट्रिक में चेंज कर दो। मैंने क्या बोला था, जनाबे अली ने, तुम लिख लो जनाबे असली अली ने, ठीक है। वो तुम्हें याद रहेगा कि भैया आर्सेनिक का ऑक्साइड भी क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पॉपुलर है काफी ज्यादा पेपर में। हो गया, ये अपन ने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, आप पीरियोडिक में पढ़ के आते हो ये। ओके, इधर देखो, नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल इन इट्स वैलेंस शेल। पेंटाहेलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राईहेलाइड, ठीक है क्या बात? पजांस रूल पढ़ते हो क्या? यस मैम। हाँ, यस मैम। तो जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन चार्ज होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट इन पेंटाहालाइड्स +5 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट, व्हाइल इन केस ऑफ ट्राईहालाइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट। ये तो हमें पता ही है, ठीक है। चलो आगे आओ। ओके, फिर वही देखो, इधर देखो, जो भी मैंने फजांस रूल बोला, सिंस एलिमेंट्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विल हैव मोर पोलराइजिंग पावर देन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्ड्स इज मोर इन पेंटाहालाइड्स, यानी कि पेंटाहालाइड्स में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होते हैं, जो आप फजांस रूल में पढ़ के आते हो, ठीक है जी। यस मैम। हाँ जी, बाकी बच्चे 27 बच्चे, कुछ बच्चे तो चले ही गए क्लास से, क्योंकि सबकी बस की बात है नहीं ना पीप लोग, है ना, सबकी बस की बात है नहीं पीप लोग। इधर आओ, इधर आओ, एक और चीज ध्यान रखनी है, इधर देखना एक बार। ऑल द ट्राईहालाइड्स ऑफ दीज एलिमेंट एक्सेप्ट डोज ऑफ नाइट्रोजन, ये देखो इधर नजर मारो। इन केस ऑफ नाइट्रोजन सिर्फ NF3 वाला जो कंपाउंड है इज नोन टू बी स्टेबल। मैम ये याद करना है, हाँ याद तो करना है। और BiF3 वाला क्या मिला हमें, प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है, लिखो। अभी हम क्या बोल रहे थे, अभी हम बोल रहे थे पेंटाहालाइड्स वाले ज्यादा कोवेलेंट है, हाँ वो जनरल बात है, लेकिन एक्सेप्शन का क्या करें, ये तो पीछा नहीं छोड़ रही हमारा। तो NF3 वाला जो कंपाउंड है वो स्टेबल मिला है, ठीक है। और उसके बाद ट्राईहालाइड्स एक्सेप्ट, हाँ आयनिक होगा ना, अभी लिखा तो हुआ, ट्राईहालाइड्स एक्सेप्ट BiF3 आर प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट इन नेचर। प्रीडोमिनेंटली मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर उसमें ज्यादा है बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन हो जाए, 1 2 3 4 5 5 5 5 5 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है तुम लोगों के स्क्रीन पे, अच्छे से पढ़ो। तब तक मैं ट्राई करती हूँ, मैम को बोलूँ कि 5 बजे रख लो अपनी क्लास, है ना, क्या कहते हो? अच्छा, आप लोगों का हो गया क्या जिन्होंने हैंड रेस कर रखा है? यस मैम। यस। हाँ, आंसर बताना एक बार चैट बॉक्स में। ए मैम। ए पेंटावेलेंट, एक सेकेंड, कोई बोल रहा है, नहीं नहीं वो अरे उस पे मत, मार्कर पे मत जाओ भाई, मार्कर पे मत जाओ, तुम लोग ओवर स्मार्ट मत बनो इतने। मैम है ए। ठीक है। अर्पिता ज्यादा दिमाग लगा लिया। पेंटावेलेंट ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ठीक है। E2O5 इज, ये क्या लिखा हुआ है इन्होंने, E2O5 इज लेस एसिडिक देन ट्राइवेलेंट ऑक्साइड, लिखा ही क्या हुआ इन्होंने, ट्राइवेलेंट ऑक्साइड E2O3 ऑफ सेम एलिमेंट। ये तो ट्रू है स्टेटमेंट, नहीं नहीं गलत है भाई, गलत है मैम, ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट डिस्प्रोपोर्शन होता है ना। E2O5 एक एक करके बोलो, आई नो बहुत इंटेलिजेंट हो तुम लोग। E2O5 वाला ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, ट्राइवेलेंट से, तो ये गलत है। उसके बाद बोल रहे हैं कि एसिडिक कैरेक्टर जो है ट्राइवेलेंट ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15
E2O3 डिक्रीज डाउन द ग्रुप, ये तो ठीक है ना? यस मैम ट्रू है। यस मैम ट्रू है। तो डी वाला इसका करेक्ट था। वैसे मार्कर पे मत जाना, बट यस ये ठीक है, डी आएगा इसका आंसर। चलो ये वाला करो, ए बी सी डी। हाँ जी, मैम बताऊं? नहीं करो, एक बार हैंड रेस करो। अमंग द फॉलोइंग द करेक्ट स्टेटमेंट इज, भाई बाकी भी करो। रुचि नहीं हुआ क्या? तनीषा, तनीषा है क्या क्लास में? अलीशा, अलीशा बताना। अर्पिता, मैम सी। C. Between NH3 and PH3, NH3 is a better electron donor because the lone pair of electron, yes, occupy and is more direction. C is correct. किसी का कुछ और भी आ रहा था तो बता दो। हाँ मैम सी ही था। ये वाला करो, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। NCl3 is hydrolyzed by water, ठीक है, मतलब वोटर के साथ रिएक्ट कर देगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, बट NF3 is not hydrolyzed and does not has vacant orbital for expansion of octet. करो बेटा ये क्वेश्चन। मैम इसके ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन कैसे होंगे? आपको बताना है बस, ट्रू और फॉल्स बताना है तुम लोगों को मेरे को। जल्दी करो क्योंकि टाइम चेंज नहीं हो सकता, 4:30 पे ही मुझे छोड़ना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, चैट बॉक्स में आंसर दो, क्योंकि अगर मैं किसी से पूछूंगी तो एक साथ बहुत बच्चे बोलेंगे। आप प्लीज चैट बॉक्स में आंसर करिए। बताओ, अरे बोलो ट्रू है या फॉल्स है, कुछ तो बोलो। फर्स्ट वाला तो पता नहीं, बट सेकंड तो ट्रू है। मतलब तुम अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और ये भी ट्रू है। NCl3 देखना इधर, क्लोरीन के पास क्या होती है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है ना, यस। और फ्लोरीन के पास नहीं होती है, तो जब NF3 वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो नहीं हो पाएगी रिएक्शन, ठीक है, जबकि NCl3 कर देगा, तो दोनों ही ट्रू स्टेटमेंट है। ये वाला करो, NH3 is more basic than NF3, fluorine is more electronegative than hydrogen. दस सेकेंड का वेट करा करो बेटा। मनीषा, NH3 ज्यादा बेसिक क्यों है NF3 से? मैम मैम क्योंकि NH3 में वेकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती है, और फ्लोरीन का तो नेगेटिव होता है, वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन। गलत एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल गलत एक्सप्लेनेशन। बताओ अर्पिता, अर्पिता ही बोल रही थी ना? हाँ मैम क्योंकि जो फ्लोरीन है वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, तो लोन पेयर्स जो है वो अवेलेबल नहीं है। हाँ ठीक है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो होल्ड करके रखेगा इसको, ठीक है, होल्ड इलेक्ट्रॉन पे अच्छा होगा, जिसकी वजह से NH3 का जो करेक्टर है, बेसिक करेक्टर, वो ज्यादा होगा NF3 से। तो दिस इज ट्रू एंड ये भी ट्रू है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान से, इसमें वैसे आंसर लिखा हुआ है, तुम लोगों को दिख गया होगा, स्मार्ट हो बड़े। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ ट्राईहेलाइड ऑफ नाइट्रोजन बिहेव एज वीकेस्ट बेस? वीकेस्ट बेस, ठीक है। अब देखो क्या दिख रहा है तुम लोगों को, फ्लोर सब में नाइट्रोजन नाइट्रोजन तो है ही, एंड सब केस में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है, लेकिन वही सेम चीज है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो होल्ड अच्छा होगा, तो वीकेस्ट ज्यादा इसके जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो डोनेशन के लिए अवेलेबल नहीं होंगे एज कंपेयर टू बाकी सारे, ठीक है। चलो ओके, अमोनिया, अमोनिया की बात करते हैं। अमोनिया में ऐसा क्या है, देखो
अमोनिया का जो बेसिकली तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, बट यस तुम्हारा जो सोल्ट एनालिसिस है उसमें अमोनिया है, ठीक है, तो अपने को करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले अमोनिया की प्रिपरेशन ध्यान रखनी है क्या मैम? नो नीड, कोई जरूरत नहीं है ध्यान रखने की, ठीक है, और करना चाहे तो कर लेना, वैसे जरूरत नहीं है। इधर देखो, ऑन अ स्केल अमोनिया इज ऑब्टेन, ये करना है। ऑन अ स्मॉल स्केल अमोनिया को कैसे ऑब्टेन कर पाओगे आप? नहीं नहीं करना, अरे जो मैं करवा रही हूँ वही करना है भाई। एक मिनट रुको, पढ़ो ना एक बार इसको। अगर कम नहीं मिलेगा तो नहीं 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 कम, देखो ना इधर देखो, एक तुम्हारे पास ये है सपोज, है ना, आप इसकी रिएक्शन करा रहे हो, कोई एसिड है H+ दे रहा है, और सेम एक NH3 है उसकी भी करा रहे हो। अब लोन पेयर अवेलेबल होने का मतलब क्या है? जो जल्दी लोन पेयर दे देगा H+ को वही ज्यादा बेसिक होगा ना, अच्छा बेसिक बेस होगा वो। तो फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, इसको पकड़ के लेगा, ये बेचारा जा ही नहीं पाएगा, ठीक है, एज कंपेयर टू दिस, इसलिए इसका बेसिक करेक्टर NH3 का ज्यादा था लिशा, ठीक है। चलो, अब ये देखो स्मॉल स्केल में अमोनिया को कैसे प्रिपेयर कर सकते हो अमोनियम सोल्ट से। तो देखो, अगर आप अमोनिया का साल्ट लेते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमोनिया मिल जाता है। ऐसे ही आप अगर अमोनिया सल्फेट ले लेते हो NaOH के साथ ट्रीट कराते हो तो उसको अमोनिया मिल जाता है। जस्ट रीड दिस, इसको रीड कर लेना, चांसेस कम है इसके आने के, बस रीड कर लेना इसको। नहीं, और जो नहीं करा रही नहीं करना, अगर फिर भी करना है तो तुम्हारी इच्छा है, मैं तुम्हें तो कुछ नहीं कहूंगी, करना है तो कर सकते हो, ठीक है। ओके, ये आपको करना है हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस तो आपको पता ही, इक्विलिब्रियम चैप्टर में हम कितना पढ़ते थे, है ना, ली चैटलर में भी पढ़ते रहते थे इसको, तो यहाँ पे भी आ गया वो। इधर देखो, लार्ज स्केल पे अमोनिया को कैसे प्रिपेयर करोगे? मैन्युफैक्चर्ड बाय हैबर प्रोसेस। जो इसका डेल्टा HF है वो माइनस है, मतलब नेगेटिव है, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं पूछूं इसकी फेवरेबल कंडीशन क्या होगी, मतलब आप चाहते हो कि अमोनिया का प्रोडक्शन क्या हो, ज्यादा हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रेशर ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि हाई प्रेशर होगा तो लेस नंबर ऑफ मोल्स की तरफ जाएगा, राइट। और अगर अगर टेम्परेचर हाई होगा तो कहाँ जाएगा बताओ मेरे को? देखो, ये एक्सो है, ये एंडो है, तो हाई टेम्परेचर तो बैकवर्ड साइड जाएगा, लो टेम्परेचर आपका फॉरवर्ड जाएगा, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। अब कितना याद करना है क्या? देखो, याद नहीं करना है। ऑप्टिमम कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया आर प्रेशर इतना दिया हुआ है एंड टेम्परेचर अराउंड 700 केल्विन एंड यूज ऑफ कैटलिस्ट सच एज आयरन ऑक्साइड, ये याद रखना है, विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ K2 एंड Al2O3 टू इंक्रीज द रेट ऑफ अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम। बस ये एक बार इसको रीड कर लेना मेरे कहने पे। कंडीशंस क्या चाहिए होती हैं, ठीक है, प्रेशर अराउंड 200 एटमॉस्फेयर चाहिए होता है, टेम्परेचर अराउंड 700 केल्विन चाहिए होता है, ठीक है, और कैटलिस्ट क्या यूज करते हो इसमें? आयरन का ऑक्साइड यूज करते हो, और उसके साथ थोड़ा थोड़ा आप पोटेशियम का और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी यूज कर लेते हो एज अ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट से आपको पता ही है रेट आप क्या करते हो, जल्दी से इक्विलिब्रियम अटेन कर पाओगे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है। इसके बाद मैम क्या इंपॉर्टेंट है बेटा? प्रॉपर्टीज। अमोनिया का पहली बात तो आपको स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, पिरामिडल शेप होता है, बेसिक इन नेचर होता है। अमोनिया गैस सोलुबल होती है वाटर में, तो जैसे आप अमोनिया को वाटर में देखा होगा लैब में, अमोनिया का सोल्यूशन बड़ी ही बेकार बदबू आती है ना, तो NH4+ और OH नेगेटिव बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या है? इट फॉर्म्स अमोनियम सोल्ट विद एसिड, ठीक है, ये क्या करता है? अमोनियम सोल्ट भी बनाता है एसिड्स के साथ, लाइक अमोनियम क्लोराइड हो गया, अमोनियम सल्फेट हो गया, ठीक है। आपको पता है जो NH4OH होता है वो वीक बेस होता है, ठीक है। अब वीक बेस होने के कारण ये आपके हाइड्रोक्साइड्स के साथ क्या बना लेता है? प्रेसिपिटेट बनाता है। मेन मुद्दा मैं आपको यहाँ पे लेके आ रही हूँ, मेन मुद्दा ये है, मुझे आपको ये दो रिएक्शन याद करवानी है कि अगर आप जिंक सल्फेट के साथ NH4OH डालते हो, बस ये ध्यान रखना अपने माइंड में, NH4OH तो मैम ने बताया था PPT बनाने के लिए आता है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इससे आपको क्या मिलेगा? जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट PPT बनेगा। अगर फेरिक क्लोराइड के साथ आप डाल रहे हो तो PPT तो बनाएगा, लेकिन विच कलर? ब्राउन PPT बनाएगा। ये आप कहाँ पढ़ते हो? सोल्ट एनालिसिस में। किसी ने पढ़ी है ये चीजें अपने स्कूल? हाँ मैम, इसे डिप करते हैं NH4OH में, ठीक है, हाँ, तो बस वही वाली चीज है यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रही थी ये तो पढ़ना है, बाकी सिलेबस में नहीं मेंशन है ये चीज, ठीक है। यानी कि NH4OH आया है तो PPT बनाने आएगा,
जिंक सल्फेट के साथ आया है तो जिंक हाइड्रोक्साइड व्हाइट पीपीटी बनाएगा, और हमें ये भी मालूम है जिंक तो वैसी कलरलेस है, तो ऐसे करके ध्यान रख सकते हो। फेरिक क्लोराइड NH4OH के साथ जब मिलाओगे तो भैया ब्राउन कलर के प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और साइड प्रोडक्ट तो याद रख ही सकते हो, अमोनिया सल्फेट के साथ अमोनियम सल्फेट बना लेगा, क्लोराइड के साथ अमोनियम क्लोराइड बना लेगा। मैम जो ये ब्राउन पीपीटी बनाया है इसी को हम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ना 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 ना, वो तो अलग चीज है बेटा, वो ब्राउन रिंग टेस्ट अलग है, वो तो नाइट्रेट की डिटेक्शन के लिए करते हो, अभी बताऊंगी आगे। इधर आओ, प्रेजेंस ऑफ ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको पता ही है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है तभी वो बिहेव कर रहा है एज ए लुईस बेस, ठीक है, समझ रहे हो। तो Yes, ma'am. लुईस बेस क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, किसको करेगा, लुईस एसिड को करेगा। जैसे तुम्हारा कॉपर भैया जी ब्लू कलर का है, उसमें तुम अमोनिया डाल दोगे तो डीप ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगर तुम Ag और Cl की रिएक्शन कराते हो तो व्हाइट प्रेसिपिटेट तुम्हें AgCl के मिलते हैं। क्लोरीन का टेस्ट बताया था ना मैंने क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव में। और हाँ। अगर उन प्रेसिपिटेट को अमोनिया सोल्यूशन में घोल देते हो, डिसोल्व कर देते हो, तो वो सोल्यूबल हो जाता है और कलरलेस सॉल्यूशन तुम्हें मिलता है। ये तुमने पढ़ रखी है चीजें, ठीक है, बस तुम्हें रिवाइज करना और इसको और अच्छे से करना है। चलो उसके बाद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मैम ये करना है क्या फिजिकल अपीयरेंस, एक सेकेंड रुको मैम, ये करना है कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, नहीं करना, ठीक है, नहीं करना है। अब क्या करते हैं मैम फिर, देखो इधर आपको ये ध्यान रखना है, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होता है N2O, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए पहली चीज, ठीक है। N2O क्या होता है न्यूट्रल, ये पता होना चाहिए, क्यों, नो को नाश हुआ बेटा, नो को नाश हुआ, ठीक है। दूसरी चीज NO+2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, निकालने आनी चाहिए, न्यूट्रल होता है ये भी, देखो क्लियर। आगे चलो, N2O3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, N2O3 एसिडिक होता है, ब्लू सॉलिड, ये पता होना चाहिए। NO2 पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है, मालूम है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती है, लिख लो Yes. NO2 और ClO2, ये तीनों पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती हैं। No2 ClO2, No2 ClO2, ये तीनों पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होती हैं। NO2 ब्राउन गैस होती है, इंपॉर्टेंट है। N2O3 ब्लू सॉलिड, NO2 ब्राउन गैस। आगे चलो, NO2 क्योंकि ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, रिएक्टिव होगा तो ये डाइमर बनाएगा N2O4, ये भी एसिडिक है। N2O5 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए, ये भी एसिडिक है, ये आपको याद नहीं करने हैं, ठीक है। पी ब्लॉक वही बच्चा हाथ लगाएगा जिसने अपना बाकी की प्रिपरेशन बाकी के चैप्टर कर लिए, क्योंकि इसमें बेटा बहुत रटने का है, ठीक है। चलो ये देखो, इधर आओ, स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम होने चाहिए, तभी मैंने ये स्लाइड लगाई थी। इधर आओ, NO2 N2O का स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए तुम लोगों को। इधर आओ, N2O कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे, ठीक है। इसके पास जो लोन पेयर है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, NO को कैसे करोगे, NO को ऐसे करोगे, इधर देखो, 1 2 कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, 1 2 हाँ। इन्वॉल्व हो गए बॉन्डिंग Yes, में, तो ma'am. ये रहे, और एक इस तरीके से लोन पेयर दिखाओगे, तभी मैंने बोला पैरामैग्नेटिक। N2O3 में क्या होता है, इधर आओ, नजर मारो, NN बॉन्ड होता है। क्वेश्चन आएगा, बताओ इनमें से NON बॉन्ड किसमें है, बताओ इनमें से NN बॉन्ड किसमें नहीं है, बताओ इनमें से NN बॉन्ड किसमें है, ठीक है। बताओ इनमें से किसमें कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट दोनों है। N2O3 कैसे करोगे, 3 बॉन्ड बना लिए, इसने 3 बॉन्ड बना लिए, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड में इन्वॉल्व हो गया, ठीक है। NO2 बता ही दिया मैंने तुम्हें, ये रहा और इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, डाइमर बना लेगा, ये देखो डाइमर बना लेगा N2O4। Yes, ma'am. और कोवेलेंट 3 बॉन्ड तो आपके नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड होंगे, बाकी 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। N2O5 में क्या होगा, NON की लिंकेज होगी। जल्दी से इसको रिवाइज करो और जल्दी से अपनी नोटबुक में स्ट्रक्चर बना के देखो, आपको मैं 10 सेकेंड दे रही हूँ, फिर मैं आगे चलूंगी। सिर्फ 30 कितने हैं अपने, 20, ओके। मैम N2O3 और N2O4 में NN लिंकेज है ना? कहाँ पे, हाँ दिख रहा है ना, NN लिंकेज है।
इसको जल्दी से रिवाइज करो और चलते हैं फिर आगे हम। हो गया? प्रैक्टिस करनी है इसकी 10 सेकंड में तो पेन ही नहीं अर्पिता, ठीक है चलो फिर प्रैक्टिस करनी है आपको घर पे, ठीक है। जिसका पेन ही नहीं उठा है 10 सेकंड में, या सिर्फ पेन ही उठा है 10 सेकंड में, वो घर पे करना। आगे आओ। नाइट्रिक एसिड करना है क्या मैम? देखो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा बहुत करना है, क्योंकि उसमें आपका नाइट्रेट आयन है ना, जैसे उसका क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेस्ट, सोल्ट एनालिसिस में आप उसका टेस्ट वगैरह करते हो, तो इसीलिए कह रही हूँ करना है। देखो इधर से आओ, लार्ज स्केल पे आप जो नाइट्रिक एसिड है HNO3, उसको आप कैसे प्रिपेयर करते हो, ये प्रोसेस का नाम याद होना चाहिए, ओस्टवाल्ड प्रोसेस से, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करा के यहाँ पे NO गैस निकलती है, ये प्रीवियस ईयर है बेटा, कि जब अमोनिया ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी? NO गैस निकलेगी, ठीक है। फिर आप जब दोबारा उसको ऑक्सीजन के साथ करा रहे हो तो NO2, फिर जब आप NO2 में पानी डाल दे रहे हो तो आपको फाइनली क्या मिल जाएगा? HNO3 मिल जाएगा, और NO गैस इसमें भी बाहर निकलेगी, ठीक है। क्या किया आपने? अमोनिया लिया, उसमें ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई है, तो बेसिकली पहले NO मिलेगा, फिर NO के साथ O2 करके NO2 में कन्वर्ट होगा, फिर पानी मिला दो उसमें HNO3 और प्लस NO आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिख लिया? यस मैम। मार्क कर लिया? मतलब लिख नहीं Yes, रहे हो तो ma'am. मार्क करना है एटलीस्ट। ओके, दिस वन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, दिस वन इज सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, जो आपके अवंती वाले टेस्ट में आया था कल मैं जब सोल्व करा रही थी। आ जाओ इधर। वो बोल रहे हैं कि HNO3, कंसंट्रेटेड HNO3 बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये मोस्ट मेटल्स पे क्या करता है? अटैक कर सकता है, एक्सेप्ट नोबल गैस लाइक नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड और प्लेटिनम, जो रिएक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, आपके पास जो NCERT में रिएक्शन है, बस आपको वही ध्यान रखनी है, कॉपर और जिंक की। तो कॉपर जो रिएक्ट करता है HNO3 के साथ, वो डाइल्यूट भी कर सकता है, कंसंट्रेटेड भी कर सकता है, जिंक के साथ भी डाइल्यूट भी और कंसंट्रेटेड भी। तो आपको ध्यान रखना बेटा, अगर कॉपर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इसमें NO2 गैस निकलती है, और जब आपका जिंक कंसंट्रेटेड के साथ रिएक्ट करता है उसमें भी सेम NO2 मिलता है। बैलेंसिंग नहीं सीखनी है आपको इसमें, ठीक है। अगर डाइल्यूट के साथ होता है तो उसमें प्रोडक्ट चेंज होता है, कॉपर में NO निकलती है और इसमें जिंक में N2 निकलते हैं। मैम ये याद करना है? बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल याद करना है, बिल्कुल याद करना है। कंसंट्रेटेड के साथ कॉपर और जिंक के NO2, कॉपर डाइल्यूट के साथ NO, जिंक डाइल्यूट के साथ N2O, ठीक है। Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, हाँ मनीषा। मैम एक बार रिपीट कर दीजिए। रट्टा मारना, रिपीट समझाने का तो कुछ था ही नहीं इसमें। कंसंट्रेटेड और जिंक कंसंट्रेटेड, जो आपका कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ है, जिंक वाले के केस में सेम मिलेगा NO2, डाइल्यूट वाले के केस में अलग हो जाएगा, ठीक है। डाइल्यूट कॉपर वाले के केस में NO, जिंक वाले के केस में N2। ओके मैम। उसके बाद सम मेटल्स, क्रोमियम और एल्यूमिनियम डिसोल्व नहीं होते हैं HNO3 में बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड ऑन द सरफेस। ये आपको पता होना चाहिए कि क्रोमियम एल्यूमिनियम आप डिसोल्व नहीं कर पाओगे, वो एक लेयर की फॉर्मेशन कर लेते हैं जिससे वो रिएक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब और क्या करना है मैम? नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्या वो दूसरों को भी ऑक्सीडाइज करता है? यस मैम करता है। जैसे I2 को ऑक्सीडाइज करता है वो HiO3 में, कार्बन को करता है CO2 में, S8 को करता है H2SO4 में, P4 को करता है H3PO4 में, और खुद रिड्यूस हो जाता है देखो सब में NO2 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 में। लगाओ इसको, मार्क करो, मार्क करो। कर रहे हो ना सब मार्क? एक बार मुझे प्लीज वो तो दे दो, थम्स अप दे दो, या सो गए? मुझे गए, सो गए। कर रहे हैं। कुछ ही बच्चे एक्टिव बैठे हैं, बाकी सो गए हैं। ओके, नेक्स्ट है ब्राउन रिंग टेस्ट, जो आप अपने प्रैक्टिकल में करते हो। किसकी डिटेक्शन के लिए होता है ये? नाइट्रेट्स। नाइट्रेट से मैम। नाइट्रेट्स। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या करते हो, पूरा मैं पैराग्राफ नहीं पढ़ा रही हूँ, रिएक्शन देखो जहां से क्वेश्चन बनेगा। NO3 नेगेटिव, और जो आप फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हो वो लेना Fe2+ में होता है, एसिड लेते हो
तो इसमें पहले तो NO गैस बनती है Fe3+, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो जाता है ना वो Fe2+, ठीक है। फिर उसके बाद जो NO है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, FeH2 का होल 6 2+, मतलब जिसमें आयरन +2 में है उसके साथ रिएक्ट करता है, और फाइनली आपको क्या मिल जाता है, ऐसे ही करते हो लैब में अगर याद हो तो थोड़ा आप लोगों को, ठीक है। सैंपल लेते हो, उसमें फेरस सल्फेट डालते हो, एसिड डालते हो, ठीक है, और फिर आप देखते हो जंक्शन पे ब्राउन रिंग आ जाती है, बहुत ही प्यारी आती है। तो हाँ, ये मैम। जो कॉम्प्लेक्स होता है, अब ये कॉम्प्लेक्स का रट्टा मारो, FeH2 5NO, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, निकालो, X, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, 0 होगी। NO इसमें क्या होता है, +1 होता है, ध्यान रखना। तो इसमें आयरन जो होती है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है जब आप, जो ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स होता है, बस इतना ही ध्यान रखना और कुछ याद नहीं रखना तुम्हें। चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना क्या होता है वो बेटा मैं उसमें पढ़ाती हूँ आप लोगों को कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। जैसे मान लो आपका MnO4 नेगेटिव है ना, जैसे Mn+7 है बेटा, तो +7 में क्या है, यहाँ इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन है, खाली है ये, है ना, डी में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन उस डी ऑर्बिटल में दे देता है, तो इसको बोलते हैं हम चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो कर लिया, हो गया ये वाला, नहीं नहीं यस मैम। यस मैम। एक सेकेंड मनीषा, डी चार्ज ट्रांसफर कुछ नहीं होता, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है। अरे क्या क्या बोल, पता नहीं कहाँ से पढ़ते हो तुम लोग, LMCT होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। अगर ट्रांजिशन हो रही है तो तुम DD ट्रांजिशन बोलते हो, ठीक है, ठीक है। देखो अगर मैं बात करूं Fe+1, इधर देखो, Fe+1 में आप देख लो कितने इलेक्ट्रॉन है अर्पिता, अगर D इलेक्ट्रॉन है तो DD ट्रांजिशन की वजह से कलर आएगा, अगर खाली है तो फिर वहां पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, बाकी इसमें चार्ज ट्रांसफर की वजह से तो नहीं आना चाहिए कलर, DD ट्रांजिशन की वजह से आना चाहिए। चलो आ जाओ, हाँ लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लीज ध्यान रखना +1 में होता है। उसके बाद है फोस्फोरस एलोट्रोपिक फॉर्म, बाकी आई विल टेल यू, ठीक है, ओके। आगे देखो, फोस्फोरस की एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। अब व्हाइट फोस्फोरस में ये करना है क्या, देखो थोड़ा सा पढ़ लो, व्हाइट फोस्फोरस आपका वैक्सी सॉलिड है, पॉइजनस है, इनसोल्यूबल है वाटर में, ये जरूर ध्यान रखना बेटा। जो P4 होता है व्हाइट वैक्सी सॉलिड है, पॉइजनस है, काफी पॉइजनस होता है, ठीक है, वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन हाँ कार्बन डाइसल्फाइड में सोल्यूबल हो जाता है और डार्क में ग्लो करता है। अगर आप इसको NaOH सॉल्यूशन में डिसोल्व कर देते हो तो आपको ये मिलता है, फोस्फीन मिलता है और सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। ये रिएक्शन आप कहाँ पढ़ते हो मेरे बच्चों, रेडॉक्स में पढ़ते हो, है ना, डिस्प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल है ये, यस मैम। ठीक है। और जो P4 है ये देखो, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसमें स्ट्रेन है, देखो ना 60 डिग्री का एंगल है, बहुत ज्यादा स्ट्रेन है, तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और पॉइजनस भी बहुत होता है, तो ध्यान रखना बेटा ये वाली चीज, ठीक है। उसके बाद लास्ट है ये, बस इसके बाद आई गेस खत्म है, ठीक है। चलो देखते हैं जितना भी हो जाए उतना निपटा लेते हैं। अब देखो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फोस्फोरस, देखो ये आपको नहीं करना है बच्चा, प्रिपरेशन नहीं करना है, आप लोगों को इनके स्ट्रक्चर मालूम होने चाहिए, हाइपोफोस्फोरस क्या होता है, ऑर्थोफोस्फोरस क्या होता है, हाइपोफोस्फोरिक क्या होता है, पायरोफोस्फोरस क्या होता है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होनी चाहिए फोस्फोरस की, कैसे याद रखोगे, और इनमें पता होना चाहिए कितने POH बॉन्ड है, कितने P डबल बॉन्ड O बॉन्ड है, कितने POP बॉन्ड है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, इसकी भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी मैं बता देती हूँ कैसे करोगे। देखो अगर मैं बात करूं बेटा H3PO4 की, ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होते हैं, ये तो ध्यान ही रखो, ऑर्थोफोस्फोरिक, और ये सबको याद भी होता है, ठीक है। यस मैम। अगर मैं बात करूं H3PO3 की, तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कितना हो जाएगा, +3, ठीक है। तो +3। इसमें क्या हुआ, -2 कम हुआ ना, तो -2 कम हुआ है तो इसका नाम हो जाएगा फोस्फोरस, अस लग जाएगा पीछे, ठीक है। अब देखो इससे मैं चली H3PO2 पे, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो कितना आ रहा है, +1। +1। -2 और हो गई तो इसका नाम हो जाएगा हाइपोस, मतलब अस लग जाता है, हाइपो
फोस्फोरस, हाइपोफोस्फोरस। ये तीन तो आप ऐसे याद रख लोगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इधर देखो बनाते हैं H3PO3 का। कैसे बनाओगे बेटा स्ट्रक्चर? इधर आओ, देखो एक डबल बॉन्ड O और एक OH तो होगा ही होगा, एक डबल बॉन्ड O और OH तो होगा ही होगा। बाकी देखो कितने की कमी पड़ रही है, 3 ऑक्सीजन है ना, एक और लगा दो। 3 हाइड्रोजन है, एक लगा दिया, ये देखो हो गया, बन गया, ठीक है। जितने OH होंगे उतना ही वो हम बोलते हैं ना डाई बेसिक मोनोबेसिक, तो ये डाई बेसिक है 2H की वजह से। और पीएच बॉन्ड की वजह से इसमें रिड्यूसिंग कैरेक्टर आता है, मालूम है? यस मैम। यस मैम। ये हम कहाँ पढ़ते हैं? हालांकि ये सिलेबस में मेंशन नहीं किया उसने, एनएमसी ने, लेकिन ये हम कहाँ पढ़ते हैं? रिडॉक्स में पढ़ते हैं ना, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही बेटा H3PO4 की बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? PO कितने ऑक्सीजन है? 4, देखो। हाँ। बस आपको कुछ रट्टा ही नहीं मारना है इसमें, एक डबल बॉन्ड O और OH तो लगे ही रहेंगे, बाकी अपनी तरफ से एडजस्ट कर दो। तो ये क्या होगा? ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक होगा। ये क्या था? ऑर्थोफॉस्फोरिक। ये क्या था? फॉस्फोरस। हाइपोफॉस्फोरस कौन सा होगा? ये वाला होगा, देखो। H3PO2। इसमें भी ये लगा दो। कितने H हैं? 3, एक हमने लगा दिया, 2 लगा दिए। 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन लगे ही होंगे, यानी कि ये क्या मोनोबेसिक है। और सबसे Yes, ma'am. ज्यादा रिड्यूसिंग यही वाला है H3PO2, ठीक है। रिड्यूसिंग है ये नेचर में, क्यों? ड्यू टू 2 pH, pH bonds। ठीक है। ये 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद मैंने नहीं छोड़ा क्या? कोई बात नहीं। उसके बाद आता है एक बेटा पायरोफोस्फोरिक। देखो इधर आओ, फोस्फोरिक क्या होता है अपने पास? H3PO4 होता है, ठीक है। इसको बनाओ, ये देखो, ये अपने पास क्या था बेटा? फोस्फोरिक था ना, इधर नजर मारो, ये देखो। इसको मैं एक बार बना रही हूँ, एक और बार बना दे रही हूँ मैं इसको, ये देखो। बना दूं? इसमें से ना Yes, ma'am. पानी निकाल देना, और वो क्या बन जाएगा तुम्हारा? Pyrophosphate। पायरो का मतलब क्या होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। ये देखो, ये बना हुआ, ये देखो, ठीक है। ये आपका H3PO4 हो गया, ये मैंने आपको बता दिए हैं। क्लियर हो गया ये वाली चीज इतनी, ठीक Yes. है। उसके बाद आपको क्या करना है? H4P2O5 का याद रख लेना, पायरोफोस्फोरस। सिर्फ देख लेना, मतलब 2 बार प्रैक्टिस कर लेना मेरे कहने पे, आज याद हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आनी चाहिए। कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है निकालना एक बार? H4P2O5 में +4 + 2x - 10, तो कितना हो जाएगा ये? 2x - 6 + 3 हो जाएगा ना? +3। +3 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें कितनी थी? +5। इसमें 2 कम हो गया ना, मतलब पीछे आने तो वाला है OUS आने वाला है, OUOS आने वाला है। अब P2 है तो नाम हो जाएगा इसका पायरोफोस्फोरस, ठीक है। एक ध्यान रख, इधर आओ, एक ध्यान रख लो, एक ध्यान रख लो। फोस्फोरिक पायरोफोस्फोरिक है, तो इसमें से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कम करोगे 2 - तो वो क्या बन जाएगा? पायरोफोस्फोरस एसिड बन जाएगा। सबका सेम ही होगा, सिर्फ P डबल बॉन्ड O नहीं आएगा। बेटा लर्न करना, क्या करें? अरे इसको प्रैक्टिस करनी है, समझ के करनी है, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। हट गया। उसके बाद है ये वाला साइक्लोट्राई मेटाफोस्फोरिक एसिड। ये इसको छोड़ देना बेशक, इसको ध्यान रखना, इसमें POP बॉन्ड होता है। क्या होता है? POP बॉन्ड होता है। कैसे बनाओगे? इधर देखो, हाँ बनाऊ, कहाँ बनाऊ? इधर देख लो, देखो आप क्या करोगे? 3 P बना लो इस तरीके से, सबके बीच में OO लिंकेज घुसा दो, और हर किसी के साथ ये दे दो, ठीक है। बस खत्म, यही है अपने पास। Yes, ma'am. यही तो है, ये देखो। हर फोस्फोरस को एक डबल बॉन्ड और OH तो फ्री में दे दो भाई, तू ले ले, तू ले ले। बस एक बार इधर आओ, दोबारा से समझाती हूँ। एक तुम्हें याद रखना है, आइज बंद करो सारे। H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, बस ये ध्यान रखना है। H3PO3 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, -2 कम होगा तो वो बन जाएगा फोस्फोरस। H3PO2 वो बन जाएगा हाइपोफोस्फोरस, ठीक है। फिर H4, फिर क्या करो? फोस्फोरिक के 2 मॉलिक्यूल लो, पानी निकाल दो, बन जाएगा पायरोफोस्फोरिक एसिड, ठीक है। एक होता है पायरोफोस्फोरस एसिड, 2 ऑक्सीजन कम कर दो ना, O7 था, O5 हो गया, बस खत्म। और एक ये बताया मैंने साइक्लोट्राई मेटाफोस्फोरिक। बताओ क्या मुश्किल है इसमें? नहीं है बेटा, 2-3 बार लिखोगे ऐसे लर्न हो जाएगा,
ठीक है, और सब में आपको पता होने चाहिए कितने पी डबल बॉन्ड ओ पीओएच बॉन्ड है। जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है ना एनसीईआरटी में, यस कितने पीओएच हैं, कितने पीएच हैं, कितने पीओ हैं, ये आप लोगों को आने पड़ेंगे। हाँ, ये हम केमिकल बॉन्डिंग और रिडॉक्स में देखते हैं, तो ये इसलिए पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, ये देखो बेटा इधर आओ, ये लिखा हुआ है इन ऑक्सो, इधर आओ, phosphorus is tetrahedrally surrounded by other atoms, all these acids at least one PO and one POH bond, ये बता दिया मैंने। यस में एक पी डबल बॉन्ड और पीओएच तो होगा ही होगा। ठीक है, द ऑक्सो एसिड्स इन विच फोस्फोरस हैज लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नहीं करना, इधर आओ, इधर आओ। These acids in +3 oxidation state of phosphorus tend to disproportionate to higher and lower, ये आपको करना है मेरे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, H3PO3 की +1 थी ना, +1 और इसकी कितनी थी, +5 थी, और इसमें इसकी -3, तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, सेम स्पीसीज का रिडक्शन भी हो रहा है, तो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। क्लियर है? यस मैम ठीक है, उसके बाद क्या बोला है, द एसिड्स विच कंटेन पीएच बॉन्ड हैव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। सबसे ज्यादा फिर सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग कौन सा हो गया, H3PO2 हो गया, क्योंकि इसके अंदर 2 पीएच थे, ये देखो ये बनवाया हुआ मैंने, ये देखो ये रहा। ठीक है, यस मैम ठीक है, अब क्या बोले, हाइपोफॉस्फोरस एसिड, जो भी मैंने बताया H3PO2, क्योंकि ये गुड रिड्यूसिंग एजेंट है ड्यू टू 2 पीएच बॉन्ड, तो ये दूसरों को रिड्यूस करेगा और खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज कर देगा ये H3PO4 में, फॉस्फोरिक में, और दूसरों को रिड्यूस कर देगा, जैसे AgNO3 को Ag में कर देगा। ठीक है, ठीक है, फिर क्या लिखा यस हुआ, मैम These pH bond are not ionizable, आप ये मत सोचना कि H+ दे देंगे, इनका रोल कहीं भी बेसिसिटी में नहीं है। जैसे अब बेसिसिटी में क्या बोलते हैं, जितना H+ दे देंगे उतना उसका बेसिसिटी होगा, तो वो कह रहे हैं कि जो पीएच बॉन्ड है ना, उनका कहीं भी रोल नहीं है बेसिसिटी में। ओनली दोज हाइड्रोजन एटम विच आर अटैच विद ऑक्सीजन इन पीओएच आर आयनाइजेबल, एंड इनकी वजह से क्या होगी, बेसिसिटी होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो H3PO3 और H3PO4 आपके डाई और ट्राई बेसिक है, इस तरीके से आपको उनमें पीओएच बॉन्ड भी मालूम होना चाहिए। पीओएच बॉन्ड H3PO3 में 2 है, H3PO3 में 3 है, जिसकी वजह से डाई बेसिक और वो ट्राई बेसिक है। क्लियर है? क्या मेरे Yes. बच्चे रेडी हैं 7 मार्क्स का टेस्ट लेने के लिए? जल्दी से एक काम करो, यस मैम पानी पी लो और अपने आप को 7 नंबर दे देना, अगर तुम्हारे सारे ठीक होंगे तो। ठीक है, तो मैं भी पानी पी लेती हूँ, 5 मिनट और क्लास है बस, फिर मैं आपको छोड़ दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन, अगर आपको एनसीईआरटी की हेल्प लेनी है ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बार बार रिवाइज करोगे तब भी आएगा। साइक्लो ट्राई मेटाफॉस्फोरिक एसिड मॉलिक्यूल, हाउ मेनी सिंगल एंड डबल बोन्स आर प्रेजेंट? 15 सेकेंड्स दे रही हूँ इसको, आंसर नहीं बताना है, आंसर अपने पास ही रखो, आंसर अपने पास ही रखो, लास्ट में अपन मैच करेंगे फिर इसको। अभी मैंने बनवा दिया था ना तुम लोगों को, बस वही बनाना है। ठीक है, यस मैम। जब मुझे याद हो रहा है तो तुम्हें भी याद हो जाएगा। ठीक है, चलो ये अपने पास रखो आंसर। ये करो बेटा सेकंड क्वेश्चन, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दी हुई है, आपको बताना है सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा इनमें से। 7 सेकेंड्स होता जा रहा है, तो गिव मी थम्स अप एंड अपने आप को 7 नंबर दे देना और खुश हो जाना कि हमने फाइनली कर लिया है। 4:45 है ना फिजिक्स की क्लास, तो हाँ चलेगा, चलेगा, 5 मिनट और लूंगी बस तुम लोगों के। तनीषा हो रहे हैं बेटा, रुचि, नंदिता, अर्पिता, दीपक, अलीशा, चलो नेक्स्ट पढ़ना इसको। ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन नॉट एटमॉस्फेयर ऑफ CO2 व्हाइट फोस्फोरस जो है एक गैस देता है आपको, आपको बताना है उसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है।
इनकरेक्ट बताना है। ये वाला करो, क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5। सब एनसीईआरटी से उठाया मैंने, डोंट वरी। डन? Yes, ma'am. सबके डन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कोमल, दीपक, अनुष्वा, ओके। मैम लास्ट वाला 5 क्वेश्चन है ना? हाँ, ओके। ये वाला करो 6 और 7 भी लगे हाथ कर लेना, और यहीं से हम आंसर भी मैच करेंगे। फिर 5th वाला दिखा दीजिए। अच्छा चलो पहले ये कर लो, फिर दिखाती हूँ। लास्ट क्वेश्चन दिखा दो। ठीक है चलो, ओके 10 सेकेंड और ले लो, और हम यहीं से आंसर अब मार्क करना स्टार्ट करते हैं। एंड प्लीज मैच योर आंसर्स, और अपने आप को 7 नंबर दे लेना अगर सही है, नहीं तो मत देना, 1 नंबर अपने काट लेना। ठीक है चलो, 7th क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। मैं चाहती हूँ तुम सबका जो आंसर है वो उसमें आना चाहिए, चार्ट बॉक्स में। 7th क्वेश्चन का आंसर दो। बताओ भाई बिस्मत, ओनली वन वेल कैरेक्टराइज्ड कंपाउंड इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। यस, BiF5। जिसने पी ब्लॉक नहीं पढ़ा, तुम बताओ वो करके आएगा क्या ये क्वेश्चन? नहीं करके। जिसने No, पढ़ा है ma'am. वो करके आएगा। ए ब्राउन रिंग टेस्ट इज फॉर्म्ड इन द, क्या लिखा है, रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट। तो आपको बताना है कि कौन सा बनता है। यस, ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? हाँ प्लीज मुझे लिख देना 5th का बता रहे हो, किसका बता रहे हो, ठीक है। 5th का ए बता रहे हो, वेरी गुड। एन बॉन्ड वीक होता है ना कि स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी सारी स्टेटमेंट ठीक है। ठीक है, हालांकि ये आपको मैंने नहीं पढ़ाया, कोई बात नहीं, बाकी सारी तो पढ़ाई है ना। जस्ट एलिमिनेट द ऑप्शन एंड मार्क योर आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स डज नॉट शो एलोट्रोपी? अरे सबका फर्स्ट आ रहा है क्या? ठीक है डन। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, P4 जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है, 3rd का आंसर बताओ मेरे को। ठीक है, तो वो आपको PH3 गैस देता है ना, यही आपकी पॉइजनस गैस होती है, इसके बारे में पूछ रहा है वो। सी आंसर बोल रहे हो क्या? वेरी गुड। ठीक है, NH3 ज्यादा बेसिक होता है PH3 से। इन्होंने गलत बोला, इन्होंने बोला है कि इट इज मोर बेसिक देन NH3, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, मैम हाँ बोलो। मैम सेकेंड ऑप्शन में सॉल्युबल इन वाटर दिया है, तो वो इनसॉल्युबल नहीं होता नहीं? कौन? मैंने P4 बोला था ना, ये फोस्फीन की बात कर रहा है अनुष्वा बेटा। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, गलत बोला मैंने। कोई हाँ बात मैम नहीं। ठीक है। ठीक है ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर दीजिए। यस, डाउन द ग्रुप रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। बिस्मत वाला वैसे तो स्ट्रॉन्ग होता है, बट बिस्मत वाले जनरली वो देते नहीं है, एंटी मनी तक रुक जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, किसी ने अगर ये वो कर ली है, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, तो उसमें गलत है इसका आंसर, गलत है उसका आंसर जो ये ए बोल रहे हो तुम। 12 सिंगल बॉन्ड है भाई, 12 सिंगल बॉन्ड है, इसको कौन काउंट करेगा? है एग्जाम्पलर में गलत है बच्चों। हम स्ट्रक्चर से काउंट किया फिर। हाँ स्ट्रक्चर से तो हो जा रहा था। देखो वही तो ट्विस्ट है ना बच्चों, 1 है ना, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना? यस मैम। तभी तो दिया है मैंने ये क्वेश्चन। ठीक है, तो कुछ कुछ कई मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में ऐसा, बट हाँ 1-2 क्वेश्चन के ऐसे आंसर उसमें भी गलत है, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो ये तो था आपका 7 मार्क्स का टेस्ट। अब बेटा देखो तुम्हें क्या करना है इसके लिए, सिर्फ एनसीईआरटी रटनी है, मतलब जो एनसीईआरटी में मैंने पढ़ाया सिर्फ उतना ही करना है। नोट्स तो यही है, एनसीईआरटी का ही पढ़ाया मैंने, तो नोट्स तो इसके तुमने नहीं बनाए होंगे। नीट के प्रीवियस ईयर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है, ये मैंने डाल दिए कुछ क्वेश्चंस, अराउंड 20 क्वेश्चंस है जो आप लोगों को घर से करने हैं, समझे?
और यहाँ पे मैंने लिंक भी डाल दिए मेरे, इधर देखो, तुम लोग तो ध्यान देते नहीं हो, फिर आप बार बार पूछते हो मैम दे दो दे दो। ये आपके ग्रुप 13 14 जो J24 में क्वेश्चन थे वो सारे वो क्वेश्चन है, जस्ट यू हैव टू क्लिक दिस तो वो ओपन हो जाएगा। तीसरा, ये मेरे ग्रुप 13 और 14 की रिकॉर्डिंग आप देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में कल तो क्लास नहीं है, कल तो क्लास नहीं है अपनी, क्योंकि ऑफलाइन टेस्ट में आना है मेरे को, दिल्ली आना है, ठीक है। लेकिन हाँ, उसके बाद वाली जो क्लास होगी उसमें ये मैं कंप्लीट करा दूंगी। सो थैंक यू सो मच आज के लिए।